आदिल भाई हमेशा करते हैं, हम एक पार्टी बनाते हैं आफ्टर पार्टी के नाम से, और आफ्टर पार्टी को जो वोट देगा ना पूरे मुल्क में, वो एक प्रोटेस्ट वोट काउंट होगा कि हाँ। यार आपने अगर नन ऑफ द अबव ऑप्शन है ना, नन ऑफ वो हम है। जब आप, तक मैं, अली आफ्ताब सहित हम पार्टी लॉन्च यार कर अली रहे हैं। आफ्ताब बहुत वो है, आराम पसंद आदमी है। नहीं, वो जीतना हमने भी नहीं है ना। पार्टी का पॉइंट ये है कि अगर हम इलेक्ट हो गए, हम अगले दिन रिजाइन दे देंगे। ये एक हम दिखाना चाहते हैं कि इलेक्शन कितना बड़ा शैम है। अगले इलेक्शन वोट फॉर बेस्ट पार्टी आफ्टर पार्टी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। लाहौर आएँ और अदील अफजल भाई हमारी पॉडकास्ट पे ना आएँ, ऐसा तो नहीं हो सकता। राइटर, पोएट, एक्टर, अदाकार और रैंडी ऑर्टन की तरह लेजेंड किलर हमारे साथ हैं। अदील भाई कैसे हैं आप? यार मैं बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत शुक्रिया। और आपको पता है, जब से मैंने आपकी पॉडकास्ट पे आना शुरू किया, मेरा अपना कंटेंट तो बन ही नहीं रहा। मैंने लास्ट टाइम आपके साथ पॉडकास्ट की थी, उसके बाद से कुछ नहीं बनाया। बन नहीं रहा या आवाम बनाने नहीं दे रही, गालियाँ दे देकर? नहीं, अवाम तो बड़ा पुश कर रही है पिछले दिनों से कि भाई कुछ बोलते क्यों नहीं हो, कुछ बोलते क्यों नहीं हो। एक तो उन्हें हर चीज़ के ऊपर राय चाहिए, और बाज़ औक़ात हर चीज़ के ऊपर आपकी राय होती नहीं है। बाज़ औक़ात आपका देने का भी दिल कर रहा होता है, लेकिन इतनी ऑलरेडी नॉइस है कि आपने उसमें क्या ही बोलना है। और कभी कभार आप खुद सोचते हो बोलने से पहले कि मुझे बोलना चाहिए कि मुझे नहीं बोलना चाहिए। तो वो हमारे एंड पे क्या चल रही होगी कहानी, वो एक अलग है। अब मुझे किसी ने कहा कि मैं तुमको अनफॉलो कर रहा हूँ, यू कावर्ड मैन, तुमने इसराइल के ख़िलाफ़ नहीं बोला। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि मतलब मुझे इसराइल से क्या डर है। बेसिकली मैं लाहौर में बैठा हूँ, अपनी रोज़ी रोटी खा रहा हूँ। मैं तो ना किसी इसराइली ब्रांड के लिए काम करता हूँ, और ना ही उन्होंने किसी यहाँ पे किसी बंदे को कहा है कि हम तुमसे शैम्पू का ऐड ले लेंगे और ऐसे कर लेंगे और वैसे कर लेंगे। मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ बोलूं, मुझे तो कहा है मुझे कोई 1 साल 1.5 साल पहले एक मैसेज आया कि हम कुछ लोगों को इसराइल लेके जा रहे हैं और फ्री ट्रिप है और ऑल एक्सपेंसेस पेड ट्रिप है। ये जो नॉर्मलाइजेशन हो रही है पाकिस्तान और इसराइल की, तो आपका नाम है। मैं तो मर के भी नहीं जाऊंगा, ये मैं नहीं कर सकता। नहीं, मुझे नहीं बुलाता ना कोई, मुझे या तो कि मेरे नहीं, बट ये मैं बता रहा हूँ कि ये अच्छा। एक वो मुनज़्ज़म कैंपेन थी कि एक एफर्ट किया। जैसे हम कामरान खान भी ट्वीट कर रहा था कि अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान तस्लीम कर ले इसराइल को। तो एक स्टेट का नॉर्मलाइजेशन की टूवर्ड्स सीरियस एफर्ट था। ठीक है, हो रहा होगा, लेकिन उसके लिए मुझे नहीं लगता कि स्टेट को अदील अफजल की ज़रूरत होगी कि यार अदील मेरी अफजल हो को सकती मनवा है, तो लो। आपकी क्यों नहीं होगी ठीक है, यार? मैं तो आपसे नन्ना छोटा सा हूँ। नहीं, बट अगेन वो एक पार्ट ऑफ बिग क्लाउड जिसमें आप भी शामिल होंगे कि एक ओपिनियन अगर उन्होंने बनानी होगी। तो बहरहाल मुझे भाई ना तो किसी की तरफ से डर है, ना किसी की तरफ से ऑफ़र है। मैं तो अक्सर बैठा ही रहता हूँ कि कोई डरा दे या कोई ऑफ़र दे दे, लेकिन दोनों ही काम नहीं होते। तो मेरी तो बहुत पुरसुकून सी लाइफ चल रही है। सेकेंडली बाज़ो एक चीज़ और भी थ्रू योर पॉडकास्ट आई वांट टू क्लियर कि यार एक कंटेंट क्रिएटर या आप कहेंगे कोई भी अगर ओपिनियनेटेड आदमी होता है, तो मेरा ख़्याल है कि किसी भी इशू को ले के उसकी एक अपनी सेंसिटिविटी भी तो होती है ना। ज़रूरी नहीं है कि एक वाक़या हुआ है और मैं फ़ौरन से पहले उसको जो है ना वो उसके ऊपर अपना स्टांस देने बैठ जाऊँ। बाज़ औक़ात आपकी स्टांस के ऊपर तवज्जो जा ही नहीं रही होती, आप उसको क्या कहते हैं इंटरनलाइज नहीं कर पा रहे होते, उसको फील ही नहीं, मतलब अजीब सा हो जाता है। तो अब ये फ़लस्तीन की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आजकल हम लोगों की ये रवायत सी बन गई कि कोई भी काम करने से पहले शुरू में एक फ़लस्तीन से आप दुआ पढ़ के आगे निकलें और फिर आप अपनी ज़िंदगी का काम करें। मियाँ साहब ने भी झंडा लहरा के इज़हार यकजहती की अपने जलसे में, तो ठीक है। बट मैं वीडियोज़ भी ओपन नहीं कर पा रहा, मैं वहाँ का फुटेज भी नहीं देख पा रहा, क्योंकि इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम ना। मैंने 2010 में देखा है, उससे पहले देखा है। हम एक मुझे पता है कि वहाँ पे क्या हो रहा होगा। वहाँ पे ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, वहाँ पे वॉर क्राइम्स हो रहे हैं, वहाँ पे लैंड ग्रैबिंग हो रही है, वहाँ पे लोगों की माइग्रेशन हो रही है। अब आप एक दिन में 4 से 5 लाख लोगों को सिर्फ ये बोल देंगे ना कि अपना घर छोड़ दो, तो उस शहर की क्या हालत होगी ये हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। और आप चाहते हैं कि मैं अगर उसके ऊपर फ़ौरन कुछ बोलूं तो शायद मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। मैं जमात इस्लामी की तरह घोड़े लेके शारा फैसल पे आके पथेटिक हरकत नहीं कर सकता कि अभी ये 100 साल पुरानी पॉलिटिकल पार्टी है, ये मदूदी साहब की बनाई हुई जमात है जिसका कभी रिसर्च विंग होता था, जिसकी छोटी तंजीमें होती थी,
जिनके लोग न्यूज़पेपर में और बाकी दुनिया के हर प्रोफेशन में काम करते थे, ये वो पॉलिटिकल पार्टी है। और उसकी इस इशू को लेके ये सेंसिबिलिटी है आज भी कि हम शार फैसल के ऊपर घोड़े लेके आ जाएंगे, हम ये मार्च करेंगे, या कोई घर में बैठ के टूटियाँ लगा के वो लोगों से कह रहे कि जहाद के लिए निकलो। मतलब एंड द सेम डे मैं ये भी सोच रहा था, दुबई में वो लॉन्ग हाईएस्ट ट्रैक बना है जॉगिंग का, वो कोई आसमान के ऊपर जॉगिंग का ट्रैक बना है, दुबई में वो बन रहा है, सऊदी अरब में औरतों की रेसलिंग हो रही है, बहरीन में फार्मूला 1 हो रही है, कतर में फुटबॉल का वर्ल्ड कप हो रहा है। ये सारा कुछ फ़लस्तीन के आसपास ही हो रहा है। प्रायोरिटीज़ की बात है ना। हम लोग अगर चाहते तो हमने जो 70 साल से उनको एक ही रास्ते पे लगाया हुआ है कि भाई इसराइल से तुमने लड़ के ज़मीन लेनी है, अगर हम उनको किसी तरीके से इस काबिल कर देते, उनके या तो वहाँ से लोगों को निकाल के अपने मुल्कों की यूनिवर्सिटियों में एडमिशन देते, उनको इक्विप्ड करते, उनको टेक्निकली स्ट्रॉन्ग करते, उनकी स्ट्रेंथ्स पे खेलते, और आज वो लोग इस काबिल होते कि वो अपना केस खुद लड़ रहे होते, तब तो कोई बात थी। अदरवाइज़ यही होगा कि अब वो बेचारे सारी दुनिया की तरफ देख रहे हैं, और सारी दुनिया का तो मैं पिछले 40 साल से यही सुन रहा हूँ कि भाई देख लो, फिर वेस्ट जो है वो बाइस्ड है, न्यूयॉर्क टाइम्स और गार्डियन जैसे प्रेस्टीजियस न्यूज़पेपर बाइस्ड हैं। ये आप बात मुझे कितनी दफ़ा और बताएंगे? मैं सुन चुका हूँ ना कि वेस्ट बाइस्ड है, अमेरिका बाइस्ड है। आप लोग जो अपनी तरफ से दावेदार हैं उम्मत मुस्लिमा के, आप लोगों से स्टांस ही नहीं लिया जाता। आप लोग अभी तक सिर्फ इसराइल को मजबूर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब आप लोगों से कुछ होता नहीं है तो या तो अपने हाथ हटा लें, या तो उन लोगों को कह दें कि भाई तुम लोग जाओ, तुम लोग जानो और यहूदी जाने। अच्छा दिल भाई, इस पर अगर दूसरी बात पे आने से पहले मैं एक दो बातें कर लूँ। देखें, ये जो एक आइडिया दोनों तरफ से बेचा जाता है वो दोनों तरफ के लिए कन्वीनियंट है। आई मीन अगर हम हमास की हिस्ट्री देखें तो वो इसराइल ने किस तरह बनाई PLO तोड़ने के लिए, यासिर अराफात की पॉपुलैरिटी कम करने के लिए, वो एक अलग हिस्ट्री है। इसराइल के लिए भी फ़ायदेमंद ये है कि हम इस तरह पेश करें कि ये कोई सेंचुरीज़ ओल्ड जंग है, 1500 साल पुरानी जंग है और जूज़ और मुस्लिम की जंग है। हमारे यहाँ लोकली जो रिलीजियस पार्टीज़ हैं उनकी दुकान भी इसलिए चलती है, मतलब हम कहते हैं कि हमने 75 साल दुआएं की कि इसराइल अमेरिका निस्तो नाबूद हो जाए, नहीं हुआ ना, और ज़्यादा तरक्की कर ली। आप इनफैक्ट निस्तो नाबूद होने के ब्रिंक पर आए हुए हैं। तो मे क्लियरली दो दैट्स नॉट वर्किंग। सो मे बी रादर देन आस्किंग फॉर अदर पीपल्स डिस्ट्रक्शन, वी शुड मे बी आस्क फॉर गुड फॉर एवरीथिंग, पुटिंग दीज थिंग्स असाइड। जब आपको पता है एक मुल्क ये है कि इसमें इतने डोमिनेंट नैरेटिव्स हैं जो गलत हैं और गलत तरीके से उनको पेश किया जा रहा है, एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव देना। एंड ये नहीं है कि आपकी कंपल्जन है। जिस तरह मैंने इसराइल फ़लस्तीन पे वीडियो बनाई, किसी ने बोला कि यार तुम कितने बड़े हिपोक्रेट हो, तुमने आर्मीनियन जेनोसाइड पे क्यों नहीं बनाई। मतलब मैं एक इंसान हूँ, टू एक्सपेक्ट, मतलब वो जो वीडियो है मेरी इसराइल पैलेस्टाइन पे, वो एक हफ़्ता मैंने रिसर्च करके कि यार मैं कुछ बकवास ना करूँ। मतलब यू नो जस्ट आई नेवर टॉक आउट ऑफ माई व्हेन आई बैक साइड व्हेन आई से दीज थिंग्स। सो एवरीथिंग इज़ वेरीफाइड। वो एक 70 साल की हिस्ट्री है। तो अगर मैं बता रहा हूँ आपको 40 मिनट में, तो मुझे कितना पढ़ना पड़ा होगा बताने के लिए। सो टू एक्सपेक्ट के हर इशू पे मैं वो उसी तरह करके बताऊंगा या पढ़ूंगा, इट्स नॉट पॉसिबल, राइट। एंड ऑब्वियसली कुछ चीज़ें होती हैं जिनमें आपका इंटरेस्ट होता है, तो आपकी अपनी अटैचमेंट भी है ना। यस, इट डजंट मीन के मैं अगर पैलेस्टाइन में जेनोसाइड के अगेंस्ट हूँ तो मैं आर्मीनिया में जेनोसाइड के साथ हूँगा, नहीं। हम जेनोसाइड के अगेंस्ट है ना। जनरली आप मुझसे पूछ लें, आई विल बी अगेंस्ट जेनोसाइड, बिल्कुल। बट टू एक्सपेक्ट कि मैं 1 घंटे की वीडियो उस पर भी बनाऊँ, उस पर भी बनाऊँ, और अगर मैं दुनिया की हर जेनोसाइड पे 1 घंटे की वीडियो ना बनाऊँ तो मैं एक हिपोक्रेट हूँ। इट्स एक्सपेक्टिंग टू मच फ्रॉम एवरी सिंगल। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना, कि मुझे भी अब जब कमेंट्स आ रहे हैं या DM में लोग कह रहे हैं कि बात करो, मैं ये कह रहा हूँ कि देखें, जो कुछ आप सुनना चाहते हैं ना वो ऑलरेडी सब लोग कह रहे हैं। अगर मैं कुछ कहना भी चाहूँगा तो फिर आपको मेरी बात, अब जैसे मैं एक छोटी सी बात सोच रहा था कि मैं पाकिस्तानी हूँ, ठीक है। पाकिस्तान इस वक्त जो भी कर रहा है ना, जो भी फॉरेन महाज पे, इंटीरियर के महाज पे, किसी भी महाज पे, मैं उसकी 99% बातों से एग्री नहीं करता। तो इस बात का जिम्मेदार आप मुझे ठहराओगे? नहीं ना। इसराइल एक स्टेट है। आप यहूदी को क्यों गाली देना शुरू कर देते हो? आप ओवरऑल इसको जू मुस्लिम वॉर की, अगेन जू भी बना रहा है, ठीक है, उसने तो, क्योंकि उसकी स्टेट का सर्वाइवल ही वही है, मज़हब के नाम पे, नज़रिए के नाम पे बनी हुई रियासत है, हमारी 1500 साल पुरानी प्रॉमिस्ड लैंड है, वो हमने ले के रखनी, ये इसराइल का नैरेटिव है। लेकिन उसी इसराइल में से मैंने कई लोगों को देखा है, जूस को, US में, वेस्ट में, वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो अपनी रियासत से डिसएग्री करते हैं, अपनी रियासत की पॉलिसी से डिसएग्री करते हैं। सिमिलरली हम इसराइल में एक जर्नलिस्ट के घर पे हमला हो गया, वो तनकीद करता था इसराइल की, इसराइल में रहते हुए, और लोगों ने उसके घर पे हमला कर दिया, फायरवर्क्स छोड़ दिए उसके घर के ऊपर। बिल्कुल करेंगे। एक ऑर्थोडॉक्स जूस का जो मोहल्ला है जेरूसलम के अंदर,
आप लोग एक ट्विटर अकाउंट है तोरा जर्नलिज्म, उसको फॉलो करें, वो रोज़ प्रोटेस्ट करते हैं पैलेस्टाइन के फ्लैग्स के साथ, उनको पुलिस ने आके डंडे मारे। सो दिस आइडिया कि सबके सब बुरे हैं और ये सिविलाइजेशनल और हमने उसको ख़त्म कर देना है या खुद ख़त्म हो जाना है, इससे निकल के अगर तो कोई नैरेटिव है, किसी ने कोई बात सुननी है कि जिसमें हम वही वाली बात है ना कि एक बेसिक ह्यूमन ग्राउंड के ऊपर आके बात करें कि यार जिसका जो हक है वो उसको दे दिया जाए, बस ये इसके ऊपर अगर किसी ने बात करनी तो वो तो फिर मुझे वही वाली बात है कि फिर आप दुनिया के किसी भी इशू पे इसको अप्लाई करते, आप इसको यमन ले जाएं, आप इसको कश्मीर ले जाएं, आप इसको फिर पाकिस्तान के अंदर की माइनॉरिटीज़ के ऊपर अप्लाई कर दें, इंडिया ले जाएं। इवन मैं ये भी सोच रहा था कि जब मैं न्यूयॉर्क टाइम्स और इनकी वो पढ़ रहा था, मैंने कहा हमारे यहाँ ना बड़े लिबरल प्रोग्रेसिव लोग और जो अब तो खैर आम जनता भी ये बोलती है भाई नंबर 1 का डर है तो मीडिया बिका हुआ है, नंबर 1 ने मीडिया, न्यूयॉर्क टाइम्स को किस नंबर 1 का डर है? इसका मतलब है कि वहाँ पे भी एक सर्टन प्रेशर ग्रुप है जो एक सर्टन नैरेटिव विच इज़ अगेन रिलीजियसली पैट्रियोटिक जंगी शेवनिज्म सा जो वो बेचते हैं। तो फिर जब आप हमारे यहाँ मुल्कों में ना, क्योंकि हम जैसे मुल्कों में सुप्रीम कोर्ट खुद नोटिस ले लिया करती थी कि गार्डियन ने खबर लगाई है तो कैसे गलत होगी, ये हमारे चीफ जस्टिस साहब के उसके मेमो की दफ़ा आई थिंक टेलीग्राफ था या गार्डियन था, इसने लगाया। यानी आप वहाँ के अखबारों को, वहाँ के सहाफ़ियों को भी जब वो आपके हक में बात कर रहे होते हैं ना तो आप कहते हैं देखो प्रेस्टिजियस है। अब जब आपके खिलाफ बात आ गई तो आपको नज़र आ जाना चाहिए कि यार ऑल पेड है ना। आई थिंक थोड़ी नुआंस है दिल भाई उसमें। अगर आप लेट्स से पाकिस्तान में तो बहुत डायरेक्ट है ना कि डायरेक्ट ही फ़ोन आ जाएगा कि ये छापो, चपेड़े करा के बिठा देंगे टीवी पर। तो बहुत ही ज़्यादा एक डायरेक्ट वो है कि आपने चपेड़े करा के टीवी पर बिठा दिया कि चल बेटा इंटरव्यू दे। लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं है। हॉलीवुड पूरा डरता है। ये तो एक चपेड़े वाला सीन नहीं है। एक तो प्रोपेगेंडा है, वो सोशल मीडिया, अगर आपने सोशल डिलेमा देखी हो, लोग इस साइड पे सोचते हैं कि यार सारा दिन आप गाज़ा में बच्चे मरते हुए देखते हैं, हाउ कैन यू सपोर्ट इसराइल? क्योंकि उनके सोशल मीडिया पे ये नहीं आ रहा, उनके सोशल मीडिया पे इसराइली बच्चे मरते हुए आ रहे हैं सारा दिन जी। तो वो आपको देख के बोल रहे हैं कि आप इसको कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। तो वो एक तो सोशल मीडिया एल्गोरिथम वाला डिवाइड है, दूसरा ईयर्स ऑफ प्रोपेगेंडा है, तीसरा मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट। अगर आप पढ़ें नोम चोम्स्की के, वो फाइनेंशियल इंटरेस्ट भी तो होते हैं कि यार अगर फ्लैक जो है वो एक आइडिया है। अब जिस तरह यहाँ भी है, पिछले कई साल पीटीआई को जो प्राइवेट में हमें तनकीद करते थे वो पब्लिकली क्यों नहीं करते थे? सेलिब्रिटीज़ आप जानते हैं बैठ के हम जो बातें करते हैं टीवी पे आके, इमरान खान हमारे लीडर हैं, क्यों बोलते थे? क्योंकि उनको पता है कि यार मैंने अगर कुछ और बोला तो मेरी फिल्म की टिकटें नहीं बिकनी। हाँ। और मुझे सोशल मीडिया पे इतनी गालियाँ पड़नी है, तो एक उसका भी डर होता है। सो देयर इज़ ऑल्सो दैट कंट्रोल मैकेनिज्म दैट दे हैव टू बी केयरफुल ऑफ कि यार हमारी मिट्टी पलीत कर देंगे ऑनलाइन। हार्वर्ड में कुछ बच्चों ने प्रोटेस्ट की, उनकी तस्वीरें ट्रक पे लगा के कि ये एंटी सेमेटिक स्टूडेंट्स हैं। कुछ 30-40 CEOs ने लेटर लिखा कि हम इनको नौकरियां नहीं देते, उनमें से कुछ लोगों की नौकरियां रिवोक हो गई। सो देयर इज़ दैट प्रेशर एज वेल। यस, वो एक डीप स्टेट का अगेन अब देखें ना, बट इट्स नॉट एज डायरेक्ट एज पाकिस्तान। कितने स्केल पे है ना, कितने बड़े स्केल पे है। अगर आपको ये समझ आ रहा है कि भाई वो आपको यूनिवर्सिटी में भी बात नहीं करने दे रहे, वो आपको मीडिया में भी बात नहीं करने दे रहे, वो आपको यूनाइटेड नेशन की तो किसी करारदाद को वो वैसी की परवाह नहीं करते, यूएस डायरेक्टली उनके साथ खड़ा है। अब ये चीज़ें अगर आपको इतने सालों से नज़र आ रही हैं, आपने इसका क्या काउंटर नैरेटिव बनाया है सिवाय कंप्लेन के? अदिल भाई बनाया ना, ये जो फ़लस्तीनी लोग हैं जो दुनिया भर में जा के किताबें लिखी, आर्टिकल्स लिखे, एडवर्ड सईद जैसे लोग हैं, इसकी वजह से इस दफ़ा जो दुनिया में प्रोटेस्ट हुई हैं, आपने अपनी ज़िंदगी में देखी, आई डोंट थिंक यू आर फॉलोइंग एज क्लोजली, बट कल लंदन में 3 लाख लोगों ने पैलेस्टाइन के लिए प्रोटेस्ट किया। इस वक्त दुनिया में कहीं इसराइल के लिए प्रोटेस्ट नहीं हो रही थी, क्योंकि पैलेस्टीन के हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स दुनिया भर में निकल रहे थे। तो इसराइल ने कुछ जगहों पे, जिस तरह लंदन में भी, कि कुछ लोग थे, वो लिटरली इतनी टाइट तस्वीर है वो सो व्हाई इज़ दिस हैपनिंग? दिस इज़ हैपनिंग बिकॉज फॉर ईयर्स आपने रिपीटेडली वो नैरेटिव बनाया है, इसमें हमें कोई क्रेडिट नहीं जाएगा। हम बोलते हैं पाकिस्तान फ़लस्तीन के साथ है, पाकिस्तान ने कुछ भी नहीं किया। पाकिस्तान ने ज़िया उल हक भेजा था मारने के लिए, हमने पैलेस्टाइन के लिए कुछ भी नहीं किया। बट पैलेस्टाइन के जो अपने लोग हैं, उन्होंने दुनिया भर में जाकर जो किताबें लिखी हैं और अपना नैरेटिव पेश किया है, यू आर सीइंग द डायरेक्ट रिजल्ट्स ऑफ दैट। एवरी सिंगल पर्सन फ्रॉम पैलेस्टाइन, नॉट फ्रॉम एनीवेयर एल्स, आजकल वो जो सोशल मीडिया पे बोल रहे हैं, वो देख कर दुनिया में लोग प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। सो फ़र्क तो पड़ रहा है। देयर इज़ डेफिनेटली अ चेंजिंग नैरेटिव नाउ। आपको पता है बाइडन के स्टाफ मेंबर्स, दिस इज़ बिग, दिस इज़ नॉट स्मॉल,
उन्होंने लेटर लिखा, जो आदमी आर्म्स डीलर था ना वाइट हाउस का, जो उनके आर्म्स इंचार्ज था, उसने बोला मेरा कॉन्शियस नहीं अलाउ करता कि जो इसराइल को आर्म्स दे रहा है, मेरे कहा मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ. सो दिस इज़ नॉट स्मॉल कि US स्टेट डिपार्टमेंट के अंदर के पता नहीं कितने लोग थे, कोई 300-400 लोग थे, उन्होंने एक लेटर लिखा. तो ये सब क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इस दफ़ा सोशल मीडिया प्रेशर है. मे बी जब 2010 में हुआ था वो इस तरह हमें सोशल मीडिया पे नहीं नज़र आया था. येस देयर इज़ प्रोपेगेंडा एज वेल, बट आई डेफिनेटली थिंक सोशल मीडिया पे फ़र्क पड़ रहा है. इट्स दिस टाइम फील्स डिफरेंट. चलें, होपफुली अल्लाह उनकी मुश्किलात जो है वो आसान करे, हम दुआ कर सकते हैं. बाकी अगर वही बात है कि अगर कंटेंट आ रहा है या नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा टाइम ज़रूर दे देना चाहिए कंटेंट क्रिएटर को बात करने के लिए. और अगर वही बात है कि कोई बात कर रहा है तो उसका एकदम से काउंटर ये नहीं है कि पहले कहाँ सोए हुए थे. बिल्कुल. और पर्टिकुलरली फॉर दोस्त जो ऑलरेडी बोल रहे हैं. प्लस अदिल भाई इंसान भी तो है ना हम लोग. Yes. बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एंड आई हैव टू फॉलो अप, क्योंकि रोज़ एक फेक न्यूज़ आती है, उसको पे देखना पड़ता है. मैं रोज़ इतनी वीडियोस देखता हूँ बच्चों को इतनी वीडियोस देखता हूँ, मुझे रात को नींद नहीं आती. कैसे आपको नींद आ सकती है कि आप बच्चों की लाशें देख रहे हैं मलबे में और हॉस्पिटल्स पे बम गिर रहे हैं. मतलब सो टू एक्सपेक्ट एवरी सिंगल कंटेंट क्रिएटर कि आप अपनी ज़िंदगी छोड़कर ये फॉलो करें, देखें और फिर इस पे कमेंट करें इज़ नॉट रीजनेबल ऑल्सो, राइट? बिकॉज आई कैन सी द मेंटल हेल्थ टोल एंड इट्स अ वेरी प्रिविलेज पोजीशन कि मैं पाकिस्तान में एक AC के कमरे में सोकर बोल रहा हूँ मेरी मेंटल हेल्थ तबाह हो रही है जबकि उनके बच्चे मर रहे हैं. विच इज़ वाई आई स्पीक अबाउट इट, विच इज़ वाई आई डू व्हाट आई कैन. बट एट द सेम टाइम ये चीज़ें आप कैसे 9 बजे नौकरी पे जाके बैठ सकते हो? आप नहीं बैठ सकते यार. या कैसे आप एक कॉमेडी शो कर सकते हो जब आप ये देख रहे होते हो? सो देर इज़ अ प्राइस टू बी पेड फॉर एवरी सिंगल कंटेंट क्रिएटर एंड यू कांट एक्सपेक्ट देम टू डू इट फॉर एवरी सिंगल इशू. और प्लस जो लोग कहते हैं तुम नहीं, भाई तू कर ले, तू कर ले, मैं शेयर कर दूंगा, तो मैं तेरी वॉइस एम्पलीफाई कर दूंगा, हम ही करें सब. बस फ्री पैलेस्टाइन हमारी पूरी सपोर्ट है भाई. अगर हम सोशल मीडिया तनकीद की बात कर रहे हैं तो पिछले कुछ महीनों में कई कंटेंट क्रिएटर्स ने अपना नाम बनाया हमारी तस्वीरें इस्तेमाल करके. अच्छा. और कहा कि अदील और शहजाद को बोलो कि माफ़ी मांगे. इस बात पे तो मैं चाय एक बूंद लगाऊंगा. जीरा प्लस भी होना चाहिए. एक कप और है कितनों का बहाना. माफ़ी मांगना चाहेंगे आप अदील? किस बात? मतलब वही वाली बात है कि यार देखें, माफ़ी होती है जब आपने कुछ गलत किया. और मैं लोगों को एक ना मज़े की आज बात बताता हूँ. इन्होंने मुझे समझा मैं कि मैं 7-8 साल से ना एम ही लगा हुआ हूँ. ठीक है, तो एम ही नहीं कोई लगा होता. अगर वो कोई 7-8 साल से लगा है तो उससे पीछे भी मेरी कोई हिस्ट्री है. मैंने भी अपने ज़हन में कुछ जवाब बनाए हुए हैं. ठीक है, जिसमें से पहला जवाब ये है कि मेरी जान, जवाब जो होते हैं ना वो गलत या सही होते हैं, सवाल सही गलत नहीं होते. सवाल होता है. आप उसे कह सकते हैं कि भाई बेतुका है, आप उसे कह सकते हैं कि बेसलेस है, आप कह सकते हैं कि बोरिंग है, लंबा है, कुछ भी कह सकते हैं. लेकिन सवाल अगर मैं ये करूँ कि यार आपने ये काम क्यों किया, तो आप उसका सीधे तरीके से जवाब दे दें, फिर जवाब पे बहस होगी. ठीक है, अब मैं उठाता हूँ सवाल. मैंने कोशिश ये की है कि ज़िंदगी में मैं जब भी कंटेंट क्रिएट करूँ ताकि मैंने सेफ साइड पर रहना है, तो मेरी हमेशा सेफ साइड होती है कि भाई मैंने कुछ कहा तो नहीं ना, मैंने थोड़ी कहा है कि ये ऐसे हुआ है या ये कर रहा है और उसकी ये नीयत है और उसके पीछे नहीं. मैं ये कहता हूँ यार ये हुआ है और ये हुआ है. इन दो चीज़ों को अगर आप देखें और डॉट से डॉट में लाएं तो एक और तीसरा सवाल पैदा होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है. आप इसका जवाब दे दें. आप गाली दे रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपकी गाली से या आपके इस तरीके के कमेंट से कि तुमने खुद क्या किया है, तुम्हारी ज़िंदगी क्या है, तुम्हारी औकात क्या है, वो भाई नहीं है यार. वो तो मैंने बहस भी नहीं की ना, मैंने कौन सा आगे अपनी यहाँ पे जो है वो पोर्टफोलियो शेयर की है. नहीं, बट अगर अदिल भाई यही लॉजिक है तो तू क्यों कमेंट कर रहा है? तूने क्या किया? अगर तो ये आइडिया है कि आप अगर दूसरे इंसान ने जो ज़िंदगी में किया है आपने अगर उतना ही नहीं किया तो आप उस पर कमेंट नहीं कर सकते, तो आई शुड बी लाइक कि मुझे तनकीद करने से पहले कोई 300 पॉडकास्ट कर ले. इट जस्ट डजंट मेक सेंस, राइट? स्टूपिड तरीन बात है ना. ये बिल्कुल स्टूपिड तरीन बात है. आपने क्रिकेट वर्ल्ड कप देखा, आप क्यों बाबर आजम की बैटिंग पे कमेंट कर रहे हैं? आपने जाके खेला है क्रिकेट वर्ल्ड कप? नहीं. तो फिर तो कोई भी बात ना करें. कोई कभी तनकीद हो ही नहीं सकती. तनकीद हो नहीं सकती. तनकीद के ऊपर बात करें कि अगर मेरी कोई बात विदाउट फैक्ट्स है या उसके अंदर कोई हार्श चीज़ है या अच्छा, अब जैसे चूंकि फैक्ट्स की बात आई,
अब मोबाइल पे आप देखिएगा, गूगल पे मैं आपको चाहूँगा कि आप एक चीज़ सर्च करें, क्योंकि जब लास्ट हमारी पॉडकास्ट हुई ना, तो इंडिया की तरफ से बहुत सारे लोगों ने बहुत गालियाँ दी और मुझे कहा कि तुमने एक बिल्कुल फैक्ट से अगेंस्ट बात की है। ठीक है, आप इस पर लिखिए सलाम आरती। सलाम आरती। सलाम आरती जी। कुछ आया? सलाम आरती टू नमस्कारा, बीजेपी गवर्नमेंट टू नेम एजेस ओल्ड रिचुअल स्टार्टेड बाय, ये वाला जी जी, खोलूँ ये आर्टिकल? हाँ जी। स्टार्टेड बाय टीपू सुल्तान एंड कर्नाटका। जी, अब बताएं। सी, तो लास्ट टाइम मैंने आप ही की पॉडकास्ट में एक वाकया शेयर किया था, जो कि मैंने किसी इंडियन हिस्टोरियन के मुंह से सुना था। ठीक है, मैंने उसे कोट किया और उसके बाद एक लंबी डिबेट हो गई कि तुमने बिल्कुल बकवास बात की, तुमने बिल्कुल बकवास बात की, कोई टेम्पल नहीं गिरा था, ऐसे नहीं हुआ था, फलाना नहीं था, ढमकाना नहीं था। लेटर ऑन किसी ने कमेंट किया और फिर मैंने जब जाके सर्च किया तो पता चला नहीं जनाब, ये वाकया हो चुका है। उसके बाद जब टेम्पल कंस्ट्रक्ट हुआ था तो फिर सलाम आरती, हाउ ब्यूटीफुल इज दिस, सलाम आरती की गई, आप कह सकते हैं कि टीपू की शान में या टीपू के लिए। और ये इतने अरसे तक प्रैक्टिस होती रही वहाँ पे कर्नाटका के टेम्पल्स में, जिसको कोई 2-3 साल पहले चेंज करके नमस्कार आरती किया गया। तो बेटा, जब आपको नमस्कार आरती मिल रही होगी ना, तो आपको नहीं पता होगा कि हिस्ट्री में क्या हो चुका है, और फिर आप आके नीचे आके लिखोगे ओ यू पाकिस्तानी मदरसा छाप एंड फलाना 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 फलाना। अब मुझसे क्या लड़ रहे हो? मैं क्या गलत बता रहा हूँ? अगर ये नमस्कार और मैं हंस के जब मैंने क्योंकि एक इंडियन का ही कमेंट था, उसने कहा सलाम आरती होती है, मैंने सलाम आरती सर्च किया तो पता चला सलाम आरती इज रिसेंटली चेंज टू नमस्कार आरती। फैक्ट्स किस तरीके से बदल के शेप करके आपको दिए जा रहे हैं, और आप इतने क्लोज्ड हो गए हुए हैं कि जैसे ही आपको अगले की तरफ से कोई एक ऐसी बात सुनने को मिलती है जो आपने नहीं सुनी होती, आप फौरन लड़ने लग जाते हैं। आपके ज़हन में फौरन ये क्यों आ जाता है कि अगला बंदा झूठ ही बोल रहा होगा, गलत ही कह रहा होगा? अजीब भाई, हमें देखें, लोकल अपनी दुकानें समझ में आती हैं। हमारे तो एक ग्रुप भी है जिसमें हर हफ्ते शेयर होता है। माशाल्लाह हम एक सिलेक्टेड फ्यू हैं जिनके हर हफ्ते हम में से किसी ना किसी के ख़िलाफ़ एक पूरी कैंपेन मुनज़्ज़म चलती है। हम उसको सीरियसली नहीं लेते, कुछ हमें पता है यार ये लोग अपनी दुकानें चलाना चाह रहे हैं, मज़हब का सहारा लेते हैं, नेशनल प्राइड का सहारा लेते हैं। आई थिंक वी डोंट रियलाइज़ कि इंडिया में भी ऐसे लोग हैं। बिल्कुल। मैंने अभी एक ट्वीट की थी जिसमें मैंने कहा था कि जो लोग कह रहे हैं कि गाज़ा को फ्लैटन कर देना चाहिए, 2 मिलियन लोगों को मार देना चाहिए, वो इसीलिए क्योंकि हमास ने टेररिज्म किया, ये वही लोग हैं। तो क्या आप कहेंगे कि मैंने कुछ सवाल ही पूछा था सेफ़ रहने के लिए, सेफ़ रहा नहीं मैं, तो आप लोग कहेंगे कि ब्रिटेन को भी इंडिया को फ्लैटन कर देना चाहिए था क्योंकि भगत सिंह ने उनकी नज़र में टेररिज्म किया था, इन्वर्टेड कॉमास में। इसकी गलत मायने निकाल के कि शहजाद गयास पाकिस्तानी लिबरल्स हैज़, भगत सिंह इज़ हमास, ये कह कर लोगों ने बड़े अपने टिकटॉक्स बनाए, दुकानें चलाईं। सो एक डिसइनजेन्युअस डिलिबरेट होता है कि उनका एजेंडा ये है कि पाकिस्तान में सब लोग जाहिल हैं, इनको ना क्रिकेट खेलने आने दिया जाए, इनके फैंस को ना आने दो, इनके जर्नलिस्ट को ना आने दो, इनके फैंस आएंगे तो स्टेडियम में बॉम्ब फाड़ देंगे। तो आपने एक जहन बनाया हुआ है कि हर पाकिस्तानी जो है ना, पासपोर्ट के साथ उसको एक बॉम्ब मिलता है। हाँ, नहीं, बॉम्ब तो हम लोग बिल्कुल ऐसे ही चला लेते हैं ना, आपको पता है, ये हर बंदे को ही आता है, तकरीबन स्कूल में सिखाते हैं हमें। तो फिर जब वो देखते हैं कि यार फवाद खान तो बड़ा अच्छा आदमी है, आतिफ असलम के तो गाने बड़े अच्छे हैं, सो देन आपका ना एक सर्किट ब्रेक करना पड़ता है कि नहीं, जिसको तुम अच्छा भी समझते हो ना, अगर तुम पाकिस्तान एक्सपीरियंस समझ रहे हो, ये भी वैसा ही है जी, ये जो अदील आपकी बातें आपको, ये भी वैसा ही है। बिजनेस हर्ट होता है ना मेनली, तो आपको मेनली तो, और इसीलिए कि जिस एलीट को या जिस वहाँ की जो भी एक बिजनेस और ओवरऑल आप कह सकते हैं कि जो वहाँ की मीडिया इंडस्ट्री, वहाँ के बिजनेस, दे ऑल आर कल्प्रिट्स, दे ऑल आर इन्वॉल्व इन प्रोपेगेटिंग दैट हाइपर नेशनलिज्म का नैरेटिव कि वो इस लेवल के ऊपर आ चुका है कि ना आपसे क्रिकेट देखी जा रही है, ना आपसे हमारे फनकार बर्दाश्त हो रहे। मतलब आपको हो क्या क्या है एक और ये बड़ा रीसेंट सा फिनोमेना है ना, जो लोग सालों से कहते थे पाकिस्तान ऐसा है, तो तुसी भी बनते जा रहे हो। आप बहुत आगे निकल रहे हो। स्टेडियम में किसी फैन ने पाकिस्तान जिंदाबाद बोला, पुलिस आ गई। ये लॉजिक है। अब मुझे एक बात बताएं, मैच हो रहा है पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का, वो क्या बोलेगा? और एक नहीं हुआ, बंगालियों का भी उन्होंने बेचारों का वो एक फैन का टाइगर फाड़ फूड़ के उसके मुंह पे मारा है। हाँ, बांग्लादेश और इंडिया के तो रिलेशन बड़े अच्छे हैं। हाँ, लेकिन क्रिकेट में बस वो एक जिस किस्म के नारे लगाए गए, आपने जानबूझ के अहमदाबाद में मैच रखा, प्रूफ क्या करना चाह रहे हैं? एक बात है ना, प्रूफ क्या करना चाह रहे हैं? आई गेस उनका सबसे बड़ा स्टेडियम है, तो पाकिस्तान इंडिया का मैच वहीं होगा ना।
नहीं, अच्छा कंस्पिरेसी कोई? देखिए कंसर्न्स होते हैं ना, इंडियन एशिया कप में कुछ 4 स्टेडियम हमारे बदलवाए हैं, मैंने यहाँ नहीं खेलना, मैंने यहाँ नहीं खेलना, मैंने वहाँ नहीं खेलना, मुझे यहाँ के होटल्स नहीं पसंद। हाँ, एक श्रीलंका में इधर होटल नहीं अच्छा, ये होटल बताओ यार। ठीक है, सुपर स्टार्स है ना, दे आर सुपर स्टार्स, उनका एक स्टैंडर्ड है, उस स्टैंडर्ड की चीज़ आप नहीं दे पा रहे, वो अब ये राइट रिजर्व रखते हैं कि वो कंप्लेन करें। हमारा बोर्ड कह रहा है यार हमें ये डाउट है कि यहाँ पे जो क्राउड आएगा वो इस लेवल का होगा कि कुछ ना कुछ मतलब बदतमीजी करेगा, हमें यहाँ पे मैच नहीं चाहिए। हम सारी ज़िंदगी क्यों साउथ में खेलते रहे, क्यों ईस्ट में खेलते रहे? कलकत्ता में मैच होता है, आपको समझ आता है, बेंगलोर में होता है, चेन्नई में होता है, चंडीगढ़ में या मोहाली या दिल्ली में रख लेते तो इनकी तो तबीयत फ्रेश हो जानी थी। हैदराबाद में रखे ना, वैसे पाकिस्तान हैदराबाद में कितना प्यार मिला, खूबसूरत क्राउड था, ठीक है। तो हमें पता था, मतलब हमारे बोर्ड को पता है कि उनको कहाँ कहाँ मैच खेलने, उन्होंने एक ग्राउंड का कहा यार यहाँ नहीं खेलना, ठीक है, यहाँ पर हमें थोड़ा सा इशू है, और वो इशू नज़र भी आया। और अब मुझे वो इंडिया का जो स्टांस है कि नहीं जी पाकिस्तानी फैंस को नहीं आने देना, आपने छोड़े होते ना एक 5,000 हमारे भी फैंस वहाँ पे, तो शायद ग्राउंड में फिर काफ़ी हड़ादुड़ी हो जाती, क्योंकि जिस किस्म के नारे लग रहे थे, जिस किस्म की बातें हो रही थी। एंड अगेन आप क्रिकेट एंजॉय करने आते हो यार, अच्छा भी नहीं लगता, मतलब आप मैच एंजॉय करो, आप प्लेयर्स को उनकी गेम को एंजॉय करो, आप क्या मतलब किसी भी तरीके से बस जीतने आए हो तो फिर एंड पे गोलियां मार दो। वो जो बार बार कमेंट में कहते हैं एंटायर स्टेडियम इज ब्लू, यार ये नहीं अच्छा लगता। अच्छा लगता है हाफ द स्टेडियम वाज ग्रीन एंड हाफ द स्टेडियम में मजा आता है ना यार, इवन एज अ स्पेक्टेटर आपको मजा आता है। मैच देखने जाना है ना, आपने मैच देखने जाना है, और वो एक एंटरटेनमेंट है। आप सोचो फुटबॉल में अवे एंड हो ही ना, होम ही होम हो, तो क्या रह जाएगा पीछे, बस फिर आप अपने घर पे जीतते रहे बुला के। अवे एंड जरूरी होता है। ये जो सोच है ना, इसके ऊपर थोड़ी सी अगर हम उनको, हालांकि हम तो खैर कभी उसको ज़ेरे बहस नहीं लाते क्योंकि हमारे अपने मुल्क के बड़े स्यापे हैं, लेकिन आप बिल्कुल, आपका चंद्रयान गया, हमें खुशी हुई, लोगों ने यहाँ पे सपोर्ट किया, हम आपकी साइंस की अचीवमेंट्स को मानते हैं, हम आपकी बिजनेस की अचीवमेंट्स को मानते हैं, लेकिन अगर आपकी साइंस की और आपकी बिजनेस की जो भी ग्रोथ और अचीवमेंट है उसकी प्राइस ये हाइपर नेशनल और रिलीजियसली एक्सट्रीमिस्ट नैरेटिव है, तो फिर आप हमें नहीं, आप अपना ही गड़ा, अपने लिए गड़ा खोद रहे हैं जिसने आपको डसना है किसी न किसी टाइम पे आके। आई डू, जिस तरह पाकिस्तान है ज़ियाउल हक के टाइम, आपको पता है एलीट लोग जो मुझे बताते हैं, वो अपने घरों में कहते थे यार ये तो थोड़े से लोग हैं, मजाक उड़ाते थे। देयर फैमिलीज जिनके लिए लाइक एक हॉलोवीन ड्रेस होता था कि यार बुर्का है, बुर्का तो फ़नी, मतलब इट वाज अ फ़नी थिंग, उनको लगता था कि एक फ्रिंज है, वो फ्रिंज आपका मेन स्ट्रीम बन गया, वो जो पूरा पाकिस्तान का नैरेटिव था वो मेन स्ट्रीम बन गया, वो रेडिकलाइज हो गया। सो वो आई गेट के फ्रिंज है, ऐसा नहीं है कि शाहरुख खान की फिल्में 1,000 करोड़ नहीं करती, तो ऐसा नहीं है कि, लेकिन शाहरुख की रोमांटिक फिल्म्स नहीं कर रही ना, शाहरुख बहुत एक एक्शन, नो बट पैट्रियोटिक, नो बट द जवान फिल्म इज नॉट जिंगोइस्टिक, इट्स लाइक इट क्रिटिसाइजेस दैट आइडिया कि आप मजहब के नाम पर अगर वोट दे रहे हो, अच्छा आप मैंने ट्रिक नहीं हो देखी रहे अभी हो। तक। मैंने बस वो एक सीन देखा जिसमें शाहरुख खान कैमरा में देख के इस तरह की बातें कर रहा होता है, बट एक आइडिया होता है कि यार हमें तो सब मुसलमानों से नफरत है, तो आप शाहरुख खान की टिकट नहीं लेते ना, जाके देखते। तो अगर 1,000 करोड़ शाहरुख खान की फिल्म इंडिया में कर रही है, तो मोस्ट ऑफ इंडिया इज गोइंग टू वॉच शाहरुख खान। ये तो बिल्कुल, ये तो मैं मानता हूँ। हाँ। वही वाली बात है ना कि एक आप अच्छा भला आपका एक एक्सक्लूसिव मुल्क है, एक एनवायरनमेंट आपकी बहुत इंक्लूसिव वो है, आप उसको क्यों खराब करें? और अभी इवन ये जो पैलेस्टाइन के इशू के ऊपर भी कुछ मैं वहाँ के लोगों की फजूल की स्टेटमेंट्स सुन रहा था, तो मैं ये सोचा था कि यार अब आप देखें, आपका मसला होगा हमारे साथ, ठीक है, आपका मसला होगा अपने मुल्क के मुसलमान के साथ, आप फ़लस्तीन जैसे इशू पे बात करके ना सारी दुनिया के मुसलमान के साथ क्यों पंगा ले रहे हो? आप सारी दुनिया में रहते हो, ठीक है, ये इमेज ही अच्छा नहीं है ना। आई टोटली एग्री कि इंडिया के जितने भी लोग हैं वो ऑफ कोर्स ह्यूमन राइट्स की बेस पे ही बात कर रहे होंगे ना, उनका तो कोई नहीं है, लेकिन एक सर्टन नैरेटिव जो आरएसएस टाइप नैरेटिव है, जो ये जा रहा है कि नहीं जी फुल सपोर्ट होनी चाहिए इसराइल की, और मार दो गज़ा को, और ये कर दो और वो कर दो, यही चीज़ें होती हैं जो इन दी एंड पॉप अप होती हैं, यही चीज़ें होंगी जो सर्कुलेट होंगी, जो एक इजिप्शियन देख रहा होगा, एक ईरानियन देख रहा होगा, एक अरब देख रहा होगा, तो कल को वो आपसे यूरोप में, कनाडा में, गल्फ़ में ये क्वेश्चनिंग करने लग जाए तो आप क्या जवाब देंगे? कतर में एक डॉक्टर था इंडियन, इस तरह की बातें कर रहा था, उसको निकाल दिया उन्होंने, बताओ यार। इस पे मैं आपको एक बड़ी मज़े की बात बताऊं, कतर में एक पाकिस्तानी और एक इंडियन की लड़ाई हो गई। ये मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया था, वो कतर गया हुआ था, कहता है एक पाकिस्तानी और एक इंडियन की लड़ाई हो गई, दोनों ने एक दूसरे को बहुत माँ बहन की गालियाँ दी, धमकियाँ दी, इतने में पुलिस आ गई। पुलिस वाला भी अरबी नहीं था,
वो भी एक पाकिस्तानी इंडियन टाइप फोर्स आ गई, ठीक है। वो आई, उन्होंने इन दोनों को पकड़ा, उन्होंने कहा अभी जप्फी डालो नहीं तो वापस भेज रहे हैं। दोनों ने जप्फी डाली। तो रियलिटी ये है, ठीक है ना। तो फिर जब अब जिसकी कतर से जॉब निकली होगी ना, वो भी घर जाके कह रहा होगा ओह शिट यार, इसराइल तू मुझे ले डूबा, मेरी नौकरी क्यों ले डूबा। तो ये चीज़ें, ये भी बहुत छोटे छोटे साइंस हैं, लेकिन ये आगे चल के वही वाली बात है, लेबलाइज हो जाती है ना चीज़ें, आपके साथ जुड़ जाती हैं, फिर वो इमेज साफ करते 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 बहुत टाइम लगता है। एंड लोग इवन जो नेशनलिज्म होता है पाकिस्तान में, हमने नेशनलिज्म के नाम पर हेट बेची ना। तो जब स्वीडन में कोई वाक़या होता है, हम उस वाक़ये की मजम्मत कर सकते हैं, हम उस वाक़ये के अगेंस्ट हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमने एक आवाम को रेडिकलाइज़ किया हुआ है, आवाम क्या करती है, वो जाके यहाँ क्रिश्चियन बस्ती जला देती है। जिन लोगों का कोई ताल्लुक़ ही नहीं है, वो इनफैक्ट गरीब लोग जिनको आप जमादार की नौकरियां देते हैं, उनके पास ना पैसा है, उनके पास ना कुछ है, उनके छोटे छोटे घर हैं, कोई पॉलिटिकल उस तरीके की रिप्रेजेंटेशन नहीं है, कोई सोसाइटी में उनकी कोई पोजीशन नहीं है। तो पर आप क्यों जला रहे हैं? क्योंकि आपने एक नैरेटिव बेचा हुआ है कि यार पूरी दुनिया इस्लाम के ख़िलाफ़ है और ये सब ऐसे हैं, और कुछ तो हमारी जो रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं ये तो हैं ही एजेंट, ये तो यहूदी लॉबी है। आपने अपनी दुकान अपने पॉलिटिक्स के लिए ये सब बेचा हुआ है, तो उसके बाद ये इनेविटेबल है कि फिर लोग जाकर ये करें, दे स्टार्ट कंट्रोल से निकलेगा। सो इट्स द सेम थिंग राइट। अब जिस तरह रिजवान वाज वॉकिंग बैक, उधर वो नारे मारे जा रहे थे जय श्री राम के, वो आपके रिलीजियस बिलीफ्स हैं, आप मारे हैं, बट अगर आप उसको एक वेपनाइज करके कर रहे हैं, लाइक हाउ वुड दे हैव फेल्ट अगर विराट कोहली पाकिस्तान खेलने आया होता और हज़ारों लोग उसके मुंह पे जाके अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, हम बोलेंगे तो हम गॉड इज़ ग्रेट कह रहे हैं, इसमें कोई ख़राबी नहीं है, बिल्कुल कोई ख़राबी नहीं है। लेकिन आप जिस तरह उसको इस्तेमाल कर रहे हैं दूसरे आदमी को, ये मुझे लगता है ये ना कमज़ोर आदमी की खुशियाँ होती हैं, जब आप किसी का कुछ नहीं कर सकते ना, कुछ नहीं कर सकते। हम भी क्या करते हैं, हम अभी इस साल पाकिस्तान में हर बंदा बैठ के ना यूरोप और अमेरिका को गालियां दे रहा है कि वो इसराइल के साथ खड़े हैं और पाकिस्तान में पासपोर्ट बनाने का कागज़ ख़त्म हो गया। इतनी एप्लीकेशंस आ रही हैं। अमेरिका का 70 साल का रिकॉर्ड टूट गया वीज़ा एप्लीकेशंस का, उन्होंने पूरा प्रोसीजर हमारे लिए वो तब्दील करने जा रहे हैं। 1 सेकंड से पहले आप इस मुल्क से निकल के जाना चाहते हैं, तो जो एक्चुअल इसराइल के सपोर्टर हैं ना, जो भी क्रिश्चियंस हैं, जूज़ हैं, जो एक्चुअल सपोर्टर हैं, उनके आप तलवे चाटना चाहते हैं। उनसे आप लड़ भी नहीं सकते, उनको आप एडमायर करते हैं, कॉपी करते हैं, उनके आप फैंस हैं, और बदला जो लेते हैं ना, वो आप अपने मुल्क के अंदर अपने जो आपकी स्किन का बंदा है, जो आपके कलर का बंदा है, जो आपके साथ शेयर कर रहा है, यही इनका अच्छा बुरा सब, जस्ट बिकॉज ऑफ द रिलीजियस बिलीफ। एंड इट्स नॉट इवन अबाउट द रिलीजियस बिलीफ, ये वही है कि चूंकि आप इतने खुद सप्रेस्ड है, आपका और तो कहीं जोर चलता नहीं, तो आपको जब अपने से कमज़ोर भी मिलता है तो आप अपने मुल्क में उसको मारते हैं। सेम थिंग इज हैपनिंग देयर कि यार अगर आपको एक्चुअली में गुस्सा है, तो भाई तुर्क आए थे, अरब्स आए थे, तो लड़ लो उनसे जाके, या उनको बाहर दुनिया में पकड़ो और उनको ताने दो। तुम अपने यूपी, गुजरात, हैदराबाद, यहाँ का जो बिल्कुल ही कोई आम आदमी होगा, तुम उसको पकड़ के मारते हो, या अपने स्टेडियम में इस तरीके के नारे लगा के खुशियाँ मनाते हो। ये बहुत चाइल्डिश रवैया है। और ये फिर वही वाली बात है कि वो जब आप एक खुमार में होते हैं ना, कि इस वक्त तो सारी दुनिया हमारे साथ है, वो सारी दुनिया ने जो है ना, मुझे याद है एक ज़माने में मैंने कुछ हेडलाइंस इकट्ठी की थी, तो जिस वक्त रशिया आया था ना अफ़गानिस्तान में, तो उसामा की तस्वीर थी और कोई अमेरिकन न्यूज़पेपर ही था, और उस पर था कि अ मैन पुट अफ़गानिस्तान ऑन अ रोड टू पीस, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। और एक उनका कौन सा था वो प्रेसिडेंट उस समय में, रेगन था, रेगन बुलाकर मुजाहिदीन को बोला देयर लाइक द जॉर्ज वॉशिंगटन की तरह हमारे फादर्स हैं। यस यस, तो ये इस तरीके की हेडलाइंस थी, ठीक है। तो इवन जो यूएस की अवाम है ना, उसको भी ये बेचा गया था। उस वक्त जो सबसे बड़ी दुनिया की सुपर पावर थी ना, वो कह रही थी कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान। फिर एक फिल्म आई थी 84 में, द टैंक, उसमें आप देखें कि उसने किस तरीके से सेलिब्रेट किया था पश्तून की और अफ़गान की दलेरी को और बहादुरी को, और विद इन 10 ईयर्स वो चेंज हुआ। वो दलेरी जो है वो फनेटिक हो गए। उनकी जो स्ट्रेटजीज़ थी कि जैसे पहले वो कंधे पे रख के जो है वो जब टैंक उड़ा रहा था, एक मिसाइल चला रहा था, तो आप कहते थे कि हाउ स्मार्ट दे आर, और रैम्बो आ जाता था उनके साथ मिलने के लिए। तो वो फिर अचानक से पूरे का पूरा चेंज हुआ, वो टेररिस्ट हुए। इसमें भी एक और, इसमें मैं भी अगर एक ऐड कर दूं, जो लोग अब कन्विंस्ड है ना कि भाई जो मुसलमान है वो टेररिस्ट है, आप कोल्ड वॉर लिटरेचर, कोल्ड वॉर कॉमिक, कोल्ड वॉर फिल्म देख तो लें।
मैकार्थी हियरिंग्स पढ़ सारे कम्युनिस्ट टेररिस्ट थे इस लेवल पे कि कम्युनिस्ट को मॉब बनाकर मार दिया जाता था। अमेरिका में इस तरह के वाक़े हैं कि मॉब आके घर में तू कम्युनिस्ट है। हॉलीवुड में उन सब से हियरिंग्स करवाई कि तू कम्युनिस्ट है या नहीं। अभी मेरे ख्याल से वो ब्रायन क्रैस्टन की मूवी भी बनी थी ट्रम्बो, कि जो कम्युनिस्ट है ये तो इंसान ही नहीं है, कम्युनिस्ट डोंट डिज़र्व टू लिव, इनके बच्चों को मार देना चाहिए, इनको जला देना चाहिए, कि कम्युनिस्ट इंसान नहीं हो सकता। एंड सेम लेवल ऑफ डिह्यूमनाइजेशन होती थी। अगर आप उस टाइम का लिटरेचर पढ़ें, क्यों कम्युनिस्ट इंसान नहीं है, औरतों पे जाती करते हैं, बच्चे मारते हैं ये लोग, वही चीज़ जो आज बेची जा रही है, वही चीज़ आज बेची जा रही है। एंड इट्स द एग्जैक्ट सेम थिंग्स बीइंग सेड। बाइडेन ने अपनी स्पीच में बोला कि रशिया और हमास सेम है क्योंकि औरतों पे जाती करते हैं और बच्चे मारते हैं। सो वो इंसान है ना हम लोग, तो यार ये चीज़ ज़्यादा फील होती है आपको कि यार कोई बच्चा जो है, हमें हार्ड वाइड है कि बच्चे को तो प्रोटेक्ट करना है। वो देख के ऐसा लगता है छोटा सा यार कि ज़िंदगी अपनी मार दूंगा मैं, इसको बचाऊंगा। बेसिकली हमें कि हम ह्यूमन नहीं हैं। यस, सो द बेस्ट लेवल ऑफ डिह्यूमनाइजेशन इज़ के वी आर हार्ड वाइड टू प्रोटेक्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन। टाइटैनिक डूब रही है, पहले वुमेन एंड चिल्ड्रन को भेजो। ये इंसान नहीं है, क्यों? क्योंकि ये तो बच्चों के गले काट देते हैं, वो भले सच हो ना हो। जिस तरह वो बेहेडेड, हमास बेहेडेड बेबीज़ वाली स्टोरी थी, डिबंक हो गई, जिन लोगों ने पोस्ट की उन्होंने रिट्रैक्ट कर ली। पर लेकिन अब तब तक वो डैमेज हो चुका था ना, वो आपने बाद में कहते रहेंगे झूठ है झूठ है झूठ है, लेकिन वो एक सर्टेन ऑडियंस को चली गई। वो लोग वही चीज़ें आप कम्युनिस्ट के बारे में बोलते थे, सेम चीज़ें कॉपी पेस्ट वर ऑल सेड अबाउट कम्युनिस्ट्स। और अब वो मुस्लिम्स के बारे में है। और एक वो होगा कि वही वाली बात है, 20-30 साल और ये कहानी चलेगी, उसके बाद जब हमसे भी उस तरीके का ख़तरा नहीं रहेगा और हम इतने डिफेंसिव एंड पे चले आएंगे कि हम हर वक्त यही कहते रहेंगे कि अच्छा यार हमने तो बात ही नहीं करनी, हमने तो बात, क्योंकि फिर आप बात करने से भी चले जाते हो ना। वो मुझे उसका जाकिर खान का जोक याद आ रहा है, बड़ा अच्छा सा था कि मैं कहीं भी जाता हूँ तो लोग मुझसे कहते हैं यार उसामा कहाँ है, तो मैं उनसे कहता हूँ मतलब क्या तुम्हें क्या लगता है, कज़न है मेरा, हम सारे मुसलमान एक दूसरे को बताते रहते हैं, उसामा मुझे ईमेल कर देगा कि मैं यहाँ पे, मुझसे क्यों पूछ रहे हो। लेकिन अब देखिए होगा यही कि जब आप किसी के ऊपर इतना प्रेशर डाल दोगे तो अगर मेरा कोई व्यू होगा भी तो मैं उससे एक स्टेप पीछे चला जाऊँगा। इस वक्त अगर मैंने अफगानिस्तान के ऊपर बात करनी, मैं बल्कि आपकी बात से मुझे याद है बहुत अर्सा पहले ना एक कंटेंट मैंने और रहमान ने निकाला बनाया, लेकिन आज तक हम उसके ऊपर कभी बात ही नहीं कर सके क्योंकि हमें समझ नहीं आता था कि ये इसको प्रेजेंट कैसे करना है, ये अजीब सा है। उसमें एक कंपैरिजन था ड्रोन हमले और सुसाइड बॉम्बिंग पे, और आई थिंक कोई फ्रेंच राइटर है या कोई बहरहाल को गोरा है जिसने ये कंपैरिजन ड्रॉ किया। उसने कहा जब आप ड्रोन अटैक करते हो और आप अपने दुश्मन को मारने जा रहे हो जिसके साथ आप बैटल ग्राउंड पे उतरने को भी तैयार नहीं, नंबर 1, आप उसको जानते भी नहीं क्योंकि आप बैटल ग्राउंड पे नहीं उतरे तो आप उसको फेस भी नहीं कर रहे, आपको ये भी नहीं पता कि वो इस वक्त किस पोजीशन में है, और आप जब उसे लड़ने जा रहे हो तो आप अपना बंदा भी नहीं भेज रहे। आप कह रहे हो ये तो वेस्ट ऑफ वो है ना, जब मेरे पास एक टेक्नोलॉजी है कि मैं ऊपर से बम मार के कर सकता हूं तो मैं ये करूंगा। उसने कहा एक है ये वॉर स्ट्रेटजी जो रिसेंट टाइम्स में यूएस ने डेवलप की है, हज़ारों साल पुरानी वॉर स्ट्रेटजी के अगेंस्ट। हज़ारों साल पुरानी वॉर स्ट्रेटजी ये थी कि मैं अगर आपने अपने आप को सुपीरियर भी समझता हूँ, मैं रेसिस्ट भी हूँ, तो मैं ग्राउंड में एक दफ़ा ज़रूर उतरता हूँ टू प्रूव दैट कि मैं इससे ज़्यादा बड़ा हूँ। ठीक है, डिग्निटी होती थी, कोई वॉर का कोई सेटअप होता था, आप आते थे, आप कहते थे मैं अपने दुश्मन का सामना करके उससे लड़ूंगा और जो भागेगा वो बुज़दिल होगा। ये सारा साइड पे करके आपने कहा ये डिग्निटी वॉर में उतरना, ग्राउंड फेस करना, ये सब बकवास है, जहां मौका मिले मार दो। उसने कहा इसके मुकाबले पे एक बंदा है, अब अगेन वो हम उसको डिफेंड नहीं कर सकते, एक बंदा है जो अपने ऊपर बम बांधता है और वो जाके फटता है। वो अपनी आइडियोलॉजी के लिए, उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है ना, तो वो अपनी आइडियोलॉजी का इतना बड़ा बिलीवर है कि वो उसके लिए जान दे देता है। उसे भी नहीं पता कि वो जिसको मारने जा रहा है वो उसका दुश्मन है, नहीं है, कौन है, क्यों है। ड्रोन कहता है आई एम ऑल वेपन, आई हैव नो बॉडी। ठीक है, सुसाइड बॉम्बर कहता है माई बॉडी इज माई वेपन। उसने कहा अगर आप इसको एक दफ़ा, चूंकि हम लोगों की आदत है कि हम नहीं देख सकते ना उस तरीके से, हमारे मुल्क के एक मशहूर जर्नलिस्ट है, वो एक दफ़ा क्लास में भाग गए थे हमें लेक्चर देते हुए, मैंने उनसे सिर्फ ये पूछा था, वो बड़ी देर से कह रहे थे कि जो टेररिस्ट हैं ये फंडिंग लेते हैं। मैंने कहा हम भी तो वॉर ऑन टेरर की फंडिंग ले रहे हैं ना, अगर फंडिंग पे करना है तो फंडिंग तो दोनों तरफ से हो रही है। अगर आप कहते हैं कि जी वो ब्रेन वॉश करते हैं
तो मेरी जान आर्मी की ट्रेनिंग दुनिया के किसी भी इदारे की उठा लो, चाहे पाकिस्तान, वो ब्रेन वॉश ही होती है। एक जो नैरेटिव आप अपनी स्टेट के ज़रिए बेचते हैं वो भी ब्रेन वॉश ही होता है। तालिबान के बच्चे ने एक सर्टन नॉलेज लिया, मैंने एक सर्टन नॉलेज लिया, मैं उसको दुश्मन समझता हूँ, वो मुझको दुश्मन समझता है। मैं अमेरिका से पैसे लेके उस पर बम मार रहा हूँ, वो किसी से पैसे लेके मुझ पर बम मार रहा है। डिफरेंस कहाँ है? इस बात पे उनको गुस्सा आ गया। ये अगर मैं सिर्फ आपकी बात ज़रा वेट डालूं, आज जब हम सोचते हैं ना कि इसराइल में लोग कैसे देख रहे हैं कि बच्चे मर रहे हैं, बिल्डिंग्स गिर रही हैं, उनको फिर बोला जाता है अच्छा देखो हमास ने क्या किया। आज तक हमारे मुल्क ने क्वेश्चन किया कि APS के बाद हमने कितनी बॉम्बिंग की थी, और वो लोग नहीं थे, वो इंसान नहीं थे, हमने नहीं कारपेट बॉम्बिंग की, हमारे पास तो प्रिसिजन बॉम्बिंग भी नहीं है जी। तो बट देयर वाज नो क्वेश्चंस आस्क्ड, द मिलिट्री गॉट कार्ड ब्लांच कि अब आपने क्लीन अप करना है, अब आपने कोलैटरल डैमेज नहीं देखना। हमने भी पूरे के पूरे शहर इवैक्यूएट करवाए और बोला जो इवैक्यूएट नहीं करेगा मार देंगे, दे आर कंसिडर्ड टेररिस्ट। सो वी ऑल्सो, बट वी still there is like unanimous support for that, and again you can support the cleanup of terrorists and you should। जाहिर बात है जिन लोगों ने APS किया, जिन लोगों ने प्लान किया, वो जानवर थे, पर उन लोगों को तो टर्की भेज दिया। बट पूरी जो आपने एक उसके बाद चीज़ें की, एटलीस्ट एक असेसमेंट तो होना चाहिए कि यार अच्छा इसमें गलतियाँ क्या हुई थी, सही क्या हुआ था, ताकि अगली दफ़ा वी डू बेटर। बट वी वर नॉट इवन अलाउड टू डू दैट। दोस्त, एक आई थिंक कोई दस्तारबंदी की तकरीब हो रही थी या क्या हो रही थी किसी मदरसे में बाजोड़ में, ड्रोन अटैक हुआ। मुझे इसकी डिटेल्स नहीं पता, लेकिन मैंने एक वीडियो देखी थी जिसके बाद जिस चैनल से वो वीडियो लगी थी वो चैनल बंद हो गया था कुछ दिन के लिए। पाकिस्तानी तो बाजोड़ में एक ड्रोन अटैक हुआ जिसमें 60 से 65 बच्चे हिफ्स करने वाले शहीद हो गए। 2004-2005 ये एरा है। और हमने ऑफिशियली डिक्लेयर किया कि यार अमेरिका का अगर ड्रोन अटैक का नाम लिया तो हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा जो है ना इसका वो आएगा, क्या कहते हैं, ब्लो बैक आएगा और हेट आएगा। हमने कहा अमेरिका ने नहीं किया, हमने किया। और हम इस चीज़ के भी मुनकिर हो गए ऑफिशियली, ये ऑफिशियली पाकिस्तान का स्टांस है, गूगल पे आप जाके देख सकते हैं। और हमने ये भी कहा कि बच्चे नहीं हैं। और फिर हम ऐसे भी बेवकूफ़ हैं कि हमने 4 साल बाद फिर कहा कि वो उस वक्त हमने इसलिए किया था। मैं एक पाकिस्तानी हूं, आप मुझसे उम्मीद करते हैं कि मैं आपकी रियासती इदारों और उनके नैरेटिव पे बिलीव करूं। मैं जब भाई यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था तो आप ये कह रहे थे, मैं जब जॉब पे कर रहा था तो आप ये कह रहे थे, जब मैं वेला फिर रहा था तो आप ये कह रहे थे। मैं कहाँ जाऊं? मैंने एक दफ़ा अगर मान लिया कि आपने टेररिस्ट मारे और फिर 4 साल बाद मुझे पता चलेगा कि यार उसमें 60-65 बच्चे थे, तो मैं एक जूता उठाऊं और अपने मुंह पे मारूं कि मैंने सपोर्ट कर दी थी उस वक्त। यही होगा ना। सो कंपैरिजन जब आपने देखना है, ये जो हम लोगों को ये जो एक हार जीत का नैरेटिव है ना, सही गलत का नैरेटिव है कि यार मैं ठीक कर रहा हूं और वो गलत कर रहा है, इसको एक दफ़ा डायसेक्ट करें। जो अमेरिका कर रहा है उसको डायसेक्ट। मैं बल्कि अब अक्सर औकात ना एक ही बात करता हूं कि हम सब के हाथ में एक लेंस होता है जिससे हम ना दूसरों को वो कर रहे होते हैं, समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। अच्छा हिंदुइज़्म में ये है, अच्छा सिखिज़म में ये है, अच्छा अमेरिका ऐसे कर रहा है, अच्छा इसराइल ऐसे कर रहा है, अच्छा चाइना ऐसे कर रहा है। भाई यही लेंस उठाओ, इसी लेंस से एक दफ़ा ना अपने आप को देखो। सेम पैरामीटर्स पे जिसमें तुम दूसरों की गलतियां निकालते हो, उसी पैरामीटर्स के ऊपर तुम अपनी गलतियों को एक दफ़ा देखने की कोशिश करो। इतनी इतनी बड़ी नज़र आएंगी। फिर आपको समझ आएगा ना कि यार आप एक्चुअली में ये चीज़ें ये सॉर्ट आउट क्यों नहीं हो रही, अभी तक होंगी भी नहीं। आपने 70 साल अफ़गानिस्तान के लोगों को यहाँ पे जगह दी, वो यहाँ पे एज ए रेफ्यूजी आए, बहुत सारे लोग मिक्स हो गए, बहुत सारे लोग और चीज़ों में लग गए, बहुत सारों का तो पता ही नहीं चला, क्राइम्स में, टेररिज्म में, इसमें ये सारी ज़िंदगी ये सुनते रहते हैं अफ़गान के साथ। मैं सिर्फ एक बात कह दूँ, उस दिन मैंने प्रेस क्लब के बाहर प्रोटेस्ट की फॉर पैलेस्टाइन, तो आई थिंक लोगों को पता चल गया कि हम इसी टाइम कर रहे हैं, तो 2-3 ऑर्गेनाइजेशन ने उसको हाईजैक करने की कोशिश की, आके अपने बैनर्स लगा के 10 लोग इकट्ठा करके मीडिया को इंटरव्यू देके चले गए। एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन भी आई और उन्होंने भी प्रोटेस्ट किया पैलेस्टाइन के लिए। बोला बहुत ज़्यादती है, लोग इवैक्यूएट हो रहे हैं, और उनके साथ ही प्रोटेस्ट हो रही थी कि अफ़गानियों को निकालो पाकिस्तान से। और मैं बेटा देख रहा था कि तुसी आपने एक लोगों की इवैक्यूएशन बढ़िया और अगेन और दूसरी तरफ कह रहे हैं निकालो इनको सबको। सर आपको इवैक्यूएशन करवानी है, आपको अफ़गानी वापस भेजने, उसका एक सिंपल सा फार्मूला है। आप प्यार मोहब्बत से उन्हें कहें, देखें हर आदमी अपने घर में अच्छा लगता है, हम चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान के लोग भी अपने घर में रहें, जब दिल करे इधर आए, हमारे दरमियान में हम
ओपन वीज़ा पॉलिसी रखते हैं, और होनी भी चाहिए, इसलिए कि ये बॉर्डर बहुत बाद में बना है, हमारा हज़ारों साल का रिलेशन है, ठीक है। हमारे दरमियान में ओपन वीज़ा पॉलिसी होनी चाहिए। हमें ये चीज़ समझनी चाहिए कि जो अफ़गानिस्तान है, ये पूरा मुल्क बिल्ट होना है, पूरा मुल्क आज होना है, कल होना है, इसने बिल्ट होना है, इसने बहुत तबाही देख ली। इसको अगर कोई सबसे ज़्यादा आप कह सकते हैं कि यहाँ से कोई अपना कोई फाइनेंशियल गेन उठा सकता है, तो वो मुल्क पाकिस्तान है। सिर्फ हम हैं जो वहाँ जाके काम कर सकते हैं। आपके दो सूबों के तो ताल्लुकात हैं ना, रिश्तेदारियाँ हैं वहाँ पे, आप आ सकते हैं। आपने बॉर्डर बनाए, आप कहें हम इज्जत से, और एक अफ़गान भी यही चाहता है। एक फ्रेंड मेरा मुझे बता रहा था कि सबसे ज़्यादा जो अफ़गानिस्तान में भी लाइन होती है वो पाकिस्तान कॉन्सुलेट के बाहर होती है, क्योंकि उनको यहाँ शौकत खानम इलाज कराने आना है, आगा खान इलाज कराने आना है। सबसे नज़दीक जो उनके पास हॉस्पिटल्स हैं, जो फैसिलिटीज़ हैं, और जो ईजी टू कम्युनिकेट सिस्टम है कि वो आएंगे, वो किसी के घर पर रह लेंगे, करेंसी यूज़ कर लेंगे, वो हम हैं। आप इस चीज़ को ना आपने हवा बना दिया। ओ हो जी, हमारे मुल्क से आटे की स्मगलिंग हो रही है, तो क्यों हो रही है? ट्रेड करो ना। रौला डाल देते हो कि यार आटे की स्मगलिंग हो रही है, बस अफगानियों को वापस भेजेंगे, अफगानियों को जेल में। 40 साल आपने उनको होस्ट किया है, और ये नहीं पूछते कौन स्मगलिंग कर रहा है। एक दफ़ा पूछा था एक बंदे ने, ठीक है, अदालत में उसकी प्रमोशन होगी, उसको कहा तू ऊपर की अदालत में आ जा, तू ये नीचे क्यों बातें पूछ रहा है, ठीक है। एक वैसे ऑफिशियली उन्होंने बोला कि हमें पता है कि ये तो उन्होंने ऑफिशियली बोला कि हमें पता है, हमारे लोग कर रहे हैं। लेकिन आपका इतना बड़ा बॉर्डर है, और कौन कंट्रोल कर रहा है? आप वो जो हमारा एक बड़ा फेमस स्मगलर था गोल्ड का, क्या नाम था उसका? पता नहीं सर, मेरे पे ग्रेड से अबव है ये सवाल यार, जिसकी यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉपर्टी, सेठ आबिद। तो 65 तक तो आपका भाई ये बॉर्डर भी खुला हुआ था, लोग आते जाते रहते थे, ट्रेड करते रहते थे, गोल्ड और ये वो सारी चीज़ें लेकर आते थे। आपने जाना है ना, आपने कहाँ जाना है? माल लेने, माल खरीदने, माल बेचने, आपने अपने हमसाए में जाना है। 40 साल आपने होस्ट किया है, अब आप बदतमीजियों पे उतर आए हो। वो इनको निकालो नहीं जानी, आप उनको उनके घर भेजो। आप उन्हें कहो यार आप अपने घर जाओ, ये भी आपका घर है, और इंशाल्लाह आपका घर भी हमारा घर है। एज ए फ्रेंड, एज ए रिलेटिव, एज ए कजन्स, एज ए नेबर, हम आपके पास आएंगे, आप हमारे पास आओ, थ्रू प्रॉपर चैनल आएंगे। इसमें आदिल भाई, अगर कोई इंसान आया पाकिस्तान 1960 में, और जो हाँ उसकी तीसरी जनरेशन आ गई है, अब आप उसको बोलो चल बेटा, अब उसके बाप ने कभी अफगानिस्तान नहीं देखा, उसका कोई ताल्लुक नहीं है, तो उसको आप मतलब क्या, व्हाट डू यू वांट, राइट? एट द एंड ऑफ द डे वो वहाँ जाके अब एडजस्ट नहीं हो सकेगा। हाँ, कैसे होगा यार? ठीक है, तो होता यही है ना, हम यही तो कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि इनके पास किसी भी चीज़ का सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। हमें क्या चाहिए? हमें पॉलिसीज़ चाहिए। अब बल्कि बहुत हमने प्रॉब्लम्स के ऊपर बात की, आई वांट टू गिव सम सॉल्यूशंस। बट इसमें एक फिलोसॉफिकली आल्सो वी थिंक ऑफ पाकिस्तानीज एज अ बर्डन। क्या इन्होंने तो सड़क पे रहना है, मरना ही है, हम इनको अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं देखते यार कि अच्छा दुनिया भर में बुड्ढे ही बुड्ढे हैं। आपको पता है पाकिस्तान का जो यूथ बल्ज है, हाँ बहुत बड़ा है। नहीं, बल्ज तो हमारा वैसे यूथ का बल्ज बहुत छोटा है, बट यूथ बल्ज बहुत बड़ा है हमारा। तो हम दुनिया भर जो जवान है, आपको तो 7 साल में पाकिस्तानी यूथ 100 मिलियन लोग होगी, 100 मिलियन। आपके पास जवान है, आपके पास लॉजिस्टिक है, और आपका जो जवान है वो इस लिहाज से अच्छा जवान है कि अगर आप उसको काम पे लगा दो, हाँ ठीक है, जुगाड़ और इन सारी चीज़ों से हटा के। मैं अब आपको ना आपकी पॉडकास्ट में कुछ सॉल्यूशंस देना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाज़त हो। अगली जो भी हुकूमत आ रही है, जो भी नॉनसेंस हुकूमत आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है, मैं वैसे आपको एक बात बताता हूँ कि ये हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं जिनसे हमने हुकूमत आती है, हुकूमत जाती है, हाकिम नहीं जाते। हाकिम वही है, लेकिन हमारे अंदर से अब ये आइडियलिज्म और ये सेवियर का कॉन्सेप्ट कि या तो बिलावल हमें बचाएगा, या हमें खान बचाएगा, या नवाज बचाएगा, इसको थोड़ी देर के लिए साइड पे करें। आप संडे रात कहाँ पे थे? संडे कल नहीं गए आप? कल रात उधर जलसे में नहीं यार, मैं गया हुआ था एक मीटिंग पे, तो मैंने ठोकर पे इतनी वैगन देखी, मैंने कहा ये वैगन तो मैंने कभी लाहौर में देखी नहीं, ये वैगन कहाँ से आई है? फिर उन्होंने कहा पूरे पाकिस्तान से लोग आए हैं मियाँ साहब को रिसीव करने, तो मियाँ बचाएगा पाकिस्तान। अब मियाँ बड़े लोगों ने बोला मियाँ इज कमिंग टू लाहौर, में पहुंच गया एयरपोर्ट, पता चला मियाँ साहब आ रहे थे। हाँ नहीं, आप जिस मियाँ की तलाश में ना, वो इंशाल्लाह आपको नेट पे, तो पूरा पाकिस्तान ही खलीफे के तलाश में। हाँ, तो वो अब देखें, जो आदमी जिसको देख के आपको खुशी हो तो वो अच्छी बात है ना, ठीक है। अच्छा, आप सोल्यूशन बताएं। ठीक है, हाँ, सोल्यूशन देखें, हमने ये देखना है हमारी स्ट्रेंथ किस चीज़ पे, ठीक है। हम अपने पॉलिटिशियंस के सामने क्यों ऐसे बैठे हुए हैं कि ये हमें बचाएंगे, जबकि ये पलते ही हमारे पैसों पे, ठीक है। अच्छा जी,
एक पाकिस्तान में निज़ाम इंट्रोड्यूस कराया एक आमिर ने, जिसका नाम था परवेज़ मुशर्रफ, उसका नाम था डेवोल्यूशन प्लान। और डेवोल्यूशन प्लान में नाजिम का कॉन्सेप्ट आया और उसमें ब्यूरोक्रेसी में 17 ग्रेड की पोस्ट को भी चेंज किया गया, कमिश्नर को कोऑर्डिनेटिंग ऑफिसर बना दिया गया और इसी तरीके से एसी की पोस्ट को असिस्टेंट कोऑर्डिनेटिंग, इस तरीके की कुछ चेंजेस हुई ब्यूरोक्रेटिक लेवल पे। उसको हमारी सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने आके यूं करके हटा दिया। उन्होंने कहा कि नहीं जी, ये नाज़मीन का कॉन्सेप्ट बड़ा गलत है, ये इस्टेब्लिशमेंट अपने लिए यूज़ कर रही है और ऐसे। अच्छा, जैसे ये तो कभी हुआ ही नहीं ना। सही है, पूरे पाकिस्तान में किसी प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास कचरा उठाने का कोई निज़ाम नहीं है, किसी प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास, किसी फेडरल गवर्नमेंट के पास। अभी पंजाब ने अपनी ये वेस्ट मैनेजमेंट की कंपनीज वगैरह बनाई भी नहीं चाहिए। ठीक, ये लोकल गवर्नमेंट ये लोकल गवर्नमेंट का काम है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। ये काम नहीं है ना, लोकल गवर्नमेंट का काम है। लोकल गवर्नमेंट कौन नहीं होने देता? पीपल्स पार्टी नहीं होने देती, PMLN नहीं होने देती, PTI नहीं होने देती, हमारी अदालत नहीं होने देती, हमारी ब्यूरोक्रेसी नहीं होने देती। हमें लोकल गवर्नमेंट चाहिए, हमें अपनी हर गली में एक बंदा चाहिए। भाई मुझे छोटा सा मसला होगा, मैं उसके पास जाऊंगा, ठीक है। मेरे साथ अस्पताल में कोई नहीं सुन रहा तो मैं क्या करूं? मैं जाके GT रोड बंद कर दूं, मैं जाके मोटरवे के ऊपर पत्थर मारना शुरू कर दूं कि जी फलां बंदों ने हमारा बंदा मार दिया? नहीं, मेरे पास मेरे डोर स्टेप पे एक रिप्रेजेंटेटिव स्टेट का होना चाहिए जो सिर्फ लोकल गवर्नमेंट दे सकती है। लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम 70 साल से इन लोगों से आज तक नहीं बन सका। क्यों? क्योंकि अगर वो बनाएंगे तो सारे बड़े बड़े पॉलिटिकल नैरेटिव फ्लॉप हो जाएंगे। लोकल गवर्नमेंट आई, उसने कराची चेंज करके दिखाया, चलें उस पे एक इल्ज़ाम ये लगा दिया कि वो तो जी मुशर्रफ का पैसा आ रहा था, ऐसा आ रहा था, वैसा आ रहा था। US पैसा आ रहा था, US का पैसा आ रहा था, मान लिया। ब्लड मनी आ रही थी, सर बिल्कुल ब्लड मनी आ रही थी, ये मैं 100% एग्रीड हूं। अब तो नहीं आ रही, तो अब दे देना। अब नहीं आ रही, है ही नहीं ना देने के लिए। नहीं, उनको काम तो करने देना। निजाम क्यों चेंज किया आपने? यार आई डू थिंक देयर इज सम मेरिट इन द फैक्ट के मुशर्रफ ने कोई गुडविल की वजह से लोकल गवर्नमेंट नहीं लाया था। किया होगा पाकिस्तान में, आज तक सारे काम अपने लिए किए जाते हैं। सो दे शुड हैव, इफ दे वर टू एंड दैट, दे शुड हैव रिप्लेस्ड इट विद अ लोकल गवर्नमेंट सिस्टम। उनकी फटती है पावर डिवॉल्व करने से, लोकल गवर्नमेंट करने से, बिकॉज वो देना नहीं चाहते। हमारी कोई पॉलिटिकल पार्टी प्रो डेमोक्रेटिक नहीं है। बट इट्स नॉट जस्ट देम ना। अब 18th अमेंडमेंट एक प्रो डेमोक्रेटिक स्टेप था, ठीक है। कौन है जो उसको सर बूट की ताकत लगा दी उसको रिवर्स करने में? बेशक बूट की ताकत लग गई, लेकिन आपने कर दी हुई है ना, ठीक है। अब आप स्टेप बाय स्टेप आगे चले। हम फिर इतनी बड़ी डिबेट में आ जाते हैं। अच्छा, ओहो करिकुलम कैसे बनेगा, ओहो फौज किधर जाएगी, ओहो करेंसी, ये सारे बहुत बड़े बड़े मसले हैं। इसको थोड़ी देर के लिए साइड पे रखें। आई थिंक सिम्बियोटिक है आदिल भाई। सर वो ठीक है, लेकिन पहले कम्युनिटी के जो बेसिक मसले हैं ना, बेसिक मसले हैं कि यार मेरी नाली कच्ची है, मेरी सड़क कच्ची है, मेरी डिस्पेंसरी में जो है वो कंपाउंडर डॉक्टर नहीं है, पहले बेसिक मसले, ये बेसिक मसलों की तरफ आए, फिर मुझे ना आप। बट आदिल भाई दोनों कनेक्टेड है ना। लोकल गवर्नमेंट का मतलब क्या है? क्या चीज़ लोकल आएगी? पैसा नीचे लाए ना, पैसा नीचे जाएगा। फेडरल को क्या मसला है? फेडरल को 18 अमेंडमेंट से बेसिक मसला क्या है? ठीक है, बिल्कुल पैसा चला जाता है। तो फेडरल लोकल गवर्नमेंट क्यों आने देगी जब पैसा उनका लोकल चला जाएगा? 18 अमेंडमेंट करवा रहे हैं वही पॉलिटिकल पार्टीज लोकल गवर्नमेंट नहीं आने दे रही। आई एग्री, वो नहीं डिवॉल्व कर रहे। मुझे इनसे सब, मैं सर देखिए, एस्टेब्लिशमेंट अपना काम कर रही है, वो करने दें। ये ना 70 साल से ना उनका भी हमने जो जिन एक रखा हुआ है ना बोतल में, जो डराने के लिए हर वक्त यार एस्टेब्लिशमेंट, वो है, वो मान लिया, वो है। मुझे ना अब सवाल करना है उन लोगों से जो उनके खिलाफ बात करते हैं और फिर उनके साथ बैठ के डिनर करते हैं और पार्टी ले लेते हैं, और फिर जब उनको ठुड्डा पड़ता है तो फिर वो हमारे पास आ जाते हैं और फिर कहते हैं देखो यार ये है। सर 2 साल वोट को इज्जत दो बोला, सैटरडे को तो ये लफ्ज़ नहीं सुने हमने। सैटरडे को तो हमने सुने रियासती इदारे और पॉलिटिकल पार्टी साथ मिलके काम करेंगे। मेरे दिल में इंतकाम नहीं है, इंतकाम की बात ही नहीं होती। गलती करने वाले को सजा दी जाती है। इंतकाम, इसको इंतकाम नहीं कहते, ये बकवास बात है। इंतकाम तब होगा कि आप अपनी जाती लड़ाई करे, वो जाके किसी को निशाना बनाए ना। जाती लड़ाई नहीं है, जिसने स्टेट को नुकसान पहुंचाया हमें उसको सजा देनी है, खत्म। आपकी तरफ से है, मेरी तरफ से है, लॉ को चलने दे। और नवाज शरीफ ने जब देने की कोशिश की थी तो उन्होंने बोला मैंने इधर देखा और इधर देखा, मेरे साथ कोई भी नहीं था। यार देखें, वो आप तब दे सकते हैं जब आप उनके बेनिफिशियरी ना रहे हों और आप एक्चुअली ग्राउंड के ऊपर आपके कदम हो। वो डू यू डिसएग्री कि वो जो स्किज़म एस्टैब्लिशमेंट और नवाज शरीफ का हुआ था 7, 8, 9, 10 साल पहले, वाज ओवर जनरल मुशर्रफ ट्रायल। दैट वाज द ब्रेकिंग पॉइंट ऑफ दैट रिलेशनशिप। मियां साहब के अपने घर में जो उनका भाई है ना, वही कहता है मिट्टी डालो।
ठीक है बिल्कुल ठीक है शीन में से नून नहीं निकल ठीक है, सकता। हाँ, तो शीन में से नून नहीं निकल सकता, रिवेंज नहीं लेना, चलो बस आगे चलते हैं, काम करते हैं यार, लोगों के मुंह में कैसे नवाला काम डालते कर रहे हैं ठीक ये, है। मतलब ये करते क्या है, किस तरह की बातें कर रहे हैं, शीन में से नून नहीं निकल सकता। यार ये इनके मुखालिफ कहते थे ना, उनको भी तो एक फैमिली का सोप चल रहा था उनके लिए कि मरियम ये चाह रही है और ये चाह रहा है। सारा दिन ये जो हमारे जर्नलिस्ट्स हैं, ये तो ऐसे लगता है कि जैसे एक रियलिटी शो के ऊपर जो नहीं वो कमेंट करने वाले लोग हैं, इनके पास नॉलेज की तो कोई बात है नहीं। सारा वक्त वो बोलते रहे शीन में नून है, शीन में नून है, और फिर टी शर्ट पे भी नवाज शरीफ थे। शीन में नून है या नून में शीन है, शीन नून इकट्ठी है, हमें इनके इकट्ठे होने पे अदला बदली कर रहे हैं। ठीक, हम यार बस कर, अच्छा। हमें इससे गर्ज ही नहीं है कि भाई आप इकट्ठे हैं या अलग हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आपने अगर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पॉलिटिक्स नहीं होने देनी, चाहे आप पीपल्स पार्टी हैं या ये हैं या वो हैं, आपने अगर ये तंजीमें नहीं बनने देनी, अगर आप अपनी पार्टी के अंदर इलेक्शन के कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, अगर आप अपनी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर सारे जो हैं फ्यूडल्स लेके चलते हैं, ठीक है। और एक और भी, वो आपने शुरू में हमने की थी ना लेजेंड्स की बात, लेजेंड हमारे जो है ना, उन्होंने सारी ज़िंदगी लिखा है कि ये इस मुल्क को फ्यूडल खा गए, ठीक है। तो वो जो जिन्ना साहब के साथ 98% की नुमाइंदे बैठे थे, ये फ्यूडल्स बैठे थे। फिर ज़रा उन फ्यूडल्स को भी आप लेकर आए ना, एक दफ़ा कटहरे में खड़ा करें। तो ये नैरेटिव बेचना कि फ्यूडल खा गया, वो खा गया, ये खा गया, इसको छोड़ें। ये हमने आपको सबको सुन लिया, आप सारे एक जैसे हैं। हमें सिर्फ एक चीज़ ये चाहिए कि यार जिन वैल्यूज़ का आप प्रचार करते हैं, आप उस पर बिलीव करते हैं कि नहीं करते, और वो हमें आपके एक्शन से चाहिए। ये ऐसा नहीं होगा कि बिलावल साहब से जब बात की जाए कराची की, तो वो और उनका अब्बू दोनों उठ के कहेंगे मरसू मरसू सिंध ना देसूं हैं, जबकि सिंध के अंदर उर्दू बोलने वाले या बलोच या पठान एक एथनिक रियलिटी है कि एक सिंधी आबादी है और एक नॉन सिंधी आबादी है। अगर नॉन सिंधी आबादी अपने प्रोविंस की बात करती है या अपने एरिया की बात करती है, तो आप इतने जज्बाती हो जाते हैं कि आप कहते हैं मरसू मरसू सिंध ना देसूं। लेकिन जब आपने पंजाब में वोट बैंक लेना है, तो आप कहते हैं कि हम जनूबी पंजाब का सूबा बनाएंगे। किस बेस पे? आपको लगता है जनूबी पंजाब को सूबा नहीं बनना चाहिए? मैं कहता हूं आपको 10,000 सूबे इस मुल्क में बना लेने चाहिए, लेकिन अगर आपसे सिंध का सूबा नहीं बन रहा, तो फिर आपसे जनूबी पंजाब का सूबा आपको क्यों इतना ज्यादा जो है ना वो मचल रहा है आपके अंदर? कराची स्लाइटली डिफरेंट इशू, नहीं? डोंट यू थिंक? नो, यू थिंक इज द सेम इशू? देखें, अगर आप बात करेंगे ना साउथ पंजाब की, कि हमने साउथ पंजाब को पंजाब से डिफरेंट करना है, वहां पे क्या आप एथनिक फर्क दिखा सकते हैं मुझे? बट डोंट यू थिंक कि आपका सबसे बड़ा सूबा पंजाब है, सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज वहाँ हैं, इट्स द हार्डेस्ट कि वो। इट्स नॉट जस्ट दैट ना, इट्स अबाउट दैट ऑल्सो कि सिंध के अब हमारे आप एक चीज़ को समझें, पाकिस्तान के 4 सूबे, बलूचिस्तान में आप कुछ कर लें, जो सीएम है ना वो बलोच ही आएगा। भले बलोचों को राइट्स मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, लेकिन सीएम बलोच आएगा। पठान सीएम नहीं होगा तो पठान गवर्नर होगा। ये हमने डिवीजन की हुई है। केपी में हम जाते हैं तो हम केपी में एक बहुत बड़ा हज़ारा डिवीजन है, लेकिन हम कहते हैं कि हम सीएम हज़ारा डिवीजन से नहीं लेकर आएंगे, हम सीएम एक पठान लेकर आएंगे, गवर्नर हम उधर से ले आएंगे। अगर सीएम हज़ारा से आएगा तो गवर्नर वहाँ से जाएगा। सिंध में एक महाजिर, अगर पूरा सिंध है तो फिर एक महाजिर या एक उर्दू बोलने वाला सिंध का सीएम क्यों नहीं बन सकता? फिर हमेशा एक सिंधी सीएम क्यों आएगा? क्यों, गवर्नर्स तो बहुत आए हैं। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। गवर्नर होता है स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव, आप उसको पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव नहीं मान रहे ना। अगर मैंने, जैसे पंजाब है, पंजाब के अंदर बुजदार साहब को आपने लाके सीएम बना दिया, वो साउथ पंजाब से थे ना। अब मैं चैलेंज करता हूं कि पंजाब ने तो कर दिया भाई, पंजाब ने एक साउथ पंजाब के आदमी को 3 साल 4 साल जो भी था, जैसा भी था, सीएम रखा है। आप भी एक उर्दू स्पीकिंग सीएम ले आए सर, हमने तो नहीं देखा। बलोचिस्तान में एक पठान सीएम तो नहीं आता ना। बलोचिस्तान में सिंधी भी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, बलोचिस्तान में जो है वो पंजाबी भी रहते हैं, हज़ारा भी रहते हैं। हज़ारा, पठान और बलोच, ये 3 तो वहाँ की लोकल वो है ना। अब ये हमने एक पावर ऑफ वो बनाई हुई है हायरार्की कि अच्छा इस सूबे का, स्टेट का ओहदा इसको देंगे और ऑफिस का ओहदा जो है, पब्लिक ऑफिस का ओहदा, वो हम उसको देंगे। ये डिवीजन जो है ये प्रॉब्लम क्रिएट करती है ना, कि अब एक साउथ पंजाब का आदमी कहता है यार मेरी 4 करोड़ 5 करोड़ लेट से आबादी है, मेरा अपना एक सीएम हो, मेरा अपना गवर्नर हो, मेरे अपने सेक्रेटरीज हो, वेरी नाइस। एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे आप पंजाब को डिवाइड करना चाह रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे, दैट्स मैं बिल्कुल एग्रीड हूँ। आप एथनिक ग्राउंड के ऊपर डिवाइड करने जाएंगे तो ये कभी भी नहीं होगा, क्योंकि क्या होगा कि फौरन से पहले फिर भावलपुर वाले उठेंगे, वो कहेंगे हमने मुल्तान में नहीं जाना, फलाने उठेंगे, फलाने उठेंगे, फलाने उठेंगे, और ये सारी डिबेट इधर की उधर चली। बेसिक यही है कि हमने क्योंकि प्रोविंस के अलावा कोई कंसेप्शन ही नहीं किया, हमने मुल्क एक बनाया इस ग्राउंड पे कि हम आपसे अलग है, हमें बना दें। तो वो जब आपने रिलीजन की बेसिस पर ये चीज़ बेचा, तो वाई वुड पीपल नॉट सेल द सेम थिंग ऑन द बेसिस ऑफ एथनिसिटी? आप प्रोविंसेस ज़्यादा डिवॉल्व ही नहीं करते। सो इन आवर इमेजिनेशन
प्रोविंस इज़ दी ओनली थिंग दैट पीपल कैन आस्क फॉर. कंट्री तो नहीं मांग सकते ना. अगर हम इसको एक बोलें यार प्रोविंस है, स्मॉलर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स होंगे प्रोविंस में. देखिए इधर उधर 40-50 चले थोड़ी जाएंगे. अब मुझे कंफर्म नहीं, बट आई थिंक जो चंडीगढ़ है ना, वो 2 सूबों का कैपिटल है. हाँ, वो इट्स शेयर्ड. लास्ट टाइम मेरी किसी से बात हो रही थी तो उन्होंने बताया था कि चंडीगढ़ इज द कैपिटल ऑफ बोथ द प्रोविंसेस, क्योंकि उस पर लड़ाई हो रही थी कि ये किसके पास जाएगा. तो वो किसी के पास नहीं जाएगा, दोनों के कैपिटल वहीं पे. उसके आगे उसकी एडमिनिस्ट्रेशन है, उसकी आगे उसकी एडमिनिस्ट्रेशन है. यहाँ पे मेरे दोस्त का नहर के ऊपर ना लैपटॉप छीन लिया, उसमें उसका पासपोर्ट भी था और चोरी हो गई. 3 दिन हम उसकी FIR नहीं कटवा सके, क्योंकि वो कह रहे थे कि जो ग्रीन बेल्ट है ना, नहर के ऊपर जो ग्रीन बेल्ट है, वहाँ तक मुस्तफ़ा टाउन थाने की हदूद आती है, और सड़क जो है वो मुस्लिम टाउन थाने की हदूद आती है. आपका लैपटॉप कहाँ छीना गया, आप कहाँ खड़े थे? उसने कहा मैं तो ग्रीन बेल्ट पे था, छीनने वाले सड़क पे थे. अब मुझे बताएंगे किस थाने में जाके मैं पर्चा कटवाऊँ? यार उसको भी इतना सच बोलने की क्या जरूरत थी? एक तरफ आ जाता या उस दूसरी तरफ आ जाता. और हमें थोड़ी पता था कि ये मसला है. ठीक है, वो तो उन्होंने पहले वाकया सुना ना. 3 दिन उस बंदे की FIR नहीं कटी. उसके बाद उसने मुझे कहा सर आप मेरे साथ चलें. मैंने कहा यार मैं तेरे साथ चलता हूँ, और मैं तुझे यकीन दिला रहा हूँ कि इंशाल्लाह मेरे साथ जाने पे भी नहीं कटेगी. मैं वहाँ गया, वहाँ बहस मुबाहिसा हुआ. एंड पर हमें जनाब SP साहब से फ़ोन करवाना पड़ा, और वो रिजल्ट ये निकला कि यार दफ़ा करे चोरी को, अब गुमशुदगी की रिपोर्ट जमा कराएं कि मेरा लैपटॉप मुझसे गुम हो गया. मैं इतना पागल था, मैं नहर पे जा रहा था, मैंने इतना बड़ा बैग पहना हुआ था, वो कब गुम हुआ मुझे तो पता ही नहीं, मैं तो किसी और जोन में था. ये FIR कटी. ठीक है, हदबंदियां यहां पर आपने फंसाई नहीं है जब आपने काम नहीं करने होंगे. सिमिलरली आपने जब आप एथनिक ग्राउंड पे चले जाएंगे, आप कहेंगे अच्छा सराइकी कहाँ बोली जाती है, वो एक ऐसी बहस शुरू होती है सराइकी पंजाबी है नहीं, सराइकी अलग डायलैक्ट है. अच्छा इस तरह अलग डायलैक्ट है तो फिर तो हिंद को भी अलग डायलैक्ट है, फिर तो पोठोहारी भी अलग डायलैक्ट है, फिर तो जांगली भी अलग डायलैक्ट है. अगर डायलैक्ट की बेस पे करना है तो फिर पंजाब को टोटे टोटे कर दो. जब पंजाब के टोटे टोटे की बात आती है तो आप बड़े एक्टिव हैं. जब सिंध के अंदर डिवीजन की बात आती है तो आप कहते हैं कि हम जान दे देंगे. ये हिपोक्रेसी है. और इस तरह के एटीट्यूड और इस तरीके के नैरेटिव के साथ आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी कभी भी पंजाब में अपने कदम बना सकती है, और फिर वो कहते हैं जी हम वफाकी जमात हैं. आप काहे की वफाकी जमात हैं जब आप सिंध के बारे में इतने एक्टिव हैं, और बाकी प्रोविंसेस जहां आपका इंटरेस्ट नहीं है वहां के लिए आप एक्टिव नहीं है. सो हम कहते हैं आपने सबसे पहले आप लोकल गवर्नमेंट लेकर आए. नंबर 1, लोकल गवर्नमेंट से आप कम्युनिटी को काम करने दें. कम्युनिटी के काम क्या है कि जी मेरा कचरा उठ जाए, मेरे घर में पानी आ जाए, ये वो ठीक हो गया जी. उसके बाद आप इस तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप पे जाएं कि आप अपने प्रोविंसेस को छोटे कर दें. छोटे करने से मुराद है तोड़े नहीं. जो कम्युनिटी जहां पे बैठी है वहां पर उसका राइट एक्सेप्ट कर लें. उसके बाद वो चले ना चले वो उसकी मर्जी है. वो फिर हमें कम से कम गाली तो नहीं दे सकेगा ना कि यार मुझे लाहौर खा गया. आई थिंक इट्स जस्ट कि वो जब लसानी बेसिस पे होता है तो उस पर हेट पॉलिटिक्स होती है. उसको आप एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे करें. आप उसको अभी मर के जब PPP ने कराची में इलेक्शंस करवाए भी तो वो किस तरह हुए, क्या चोरी हुआ मैंडेट, वो हमारे सबके सामने ना. देखें अच्छा अब एक और चीज़ है, चूंकि हम हर चीज़ को असल में तो हम 18वीं तरमीम 18वीं तरमीम की बात करते हैं, बट इन दी एंड हम सब कुछ उठा के ना ऐसे ऊपर ले जाकर डिसाइड करना चाहते हैं, सब कुछ बहुत ऊपर. बाहर की दुनिया में क्या है जी, स्टेट टू स्टेट चीज़ों के रेट्स डिफरेंट होते हैं. हर कोई अपने रिसोर्सेज पे खेलता है. अब बलोचिस्तान में या सिंध में गैस निकलती है और पंजाब में कनक उगती है, बनाए अपने रेट. पूरे मुल्क के लिए गंदम का एक रेट क्यों है, पूरे मुल्क के लिए बिजली का एक रेट क्यों है, पूरे मुल्क के लिए पेट्रोल का एक रेट क्यों है? जिसका जो है उससे होगा क्या, उससे होगा एक्चुअल कंपटीशन. फिर पता चलेगा कि मैं एक अर्बन आदमी हूं, मैंने कहाँ रहना है, मैंने सिंध में रहना है या मैंने पंजाब में रहना है. यही तो ये ट्रिक करते थे जब पिछली गवर्नमेंट में बोलते थे अमेरिका में पेट्रोल की प्राइस नहीं होती, वहाँ कैलिफोर्निया और टेक्सास में पेट्रोल अलग प्राइस का है. अलग प्राइस का है ना. हाँ. आपने चूंकि अच्छा इसी से कनेक्टेड एक और चीज़, चूंकि आपने बिजली की भी पूरे मुल्क में एक प्राइस रखी हुई है. सही हो गया. फैसलाबाद में जो बंदा बिजली यूज़ कर रहा है वो एक इंडस्ट्रियलिस्ट है. बलूचिस्तान में जो बंदा बिजली यूज़ कर रहा है भाई वो हो सकता है बकरियां चलाने के बाद मुश्किल से एक बल्ब चलाता है. ठीक है, इनका कंपैरिजन नहीं है ना. इन दोनों को आपने बिजली देनी कोटद्दू से, क्यों देनी है? बट इसमें डोंट यू थिंक द प्रॉब्लम इज़ कि जब आप फेडरल रिसोर्सेज से पावर जनरेशन बनाते हैं, जिस तरह अभी जो कोल पावर प्लांट्स बनाने थे उस पर दोनों साइड पे बड़ी डिबेट हुई. उज़ैर आया था कि भाई आपने साहिवाल में क्यों बनाए, जब पोर्ट से कोल आता है कराची से, वहाँ पे बना रहे हैं, यही क्यों बना रहे हैं? उस पर फिर लोगों ने बोला कि यार नहीं, वो एक्चुअली जहाँ लोड होता है उससे करीब होना चाहिए. अगर आप कराची में बनाएं, भले पोर्ट से आ रहा है, बट वो ट्रांसमिशन लाइन्स जो होगा वो आपके पास कैपेबिलिटी नहीं है. आइदर वे, इफ़ दिस वाज अ लोकलाइज्ड इशू कि यार
सिंध अपने पावर प्लांट बनाए, पंजाब अपने पावर प्लांट बनाए, तो ये मसला नहीं होता। लेकिन जब आप फेडरल रिसोर्सेज यूज़ करके पंजाब में पावर प्लांट बनाएं तो यही प्रॉब्लम और फिर बोले यार सिंध में बिजली महंगी पड़ी क्यों, पावर प्लांट हम पंजाब से बना के, अभी तो तुमने बनाए ना सर, तुमने वहाँ क्यों बनाए फिर? ये ना आप यकीन करें, ये प्रोविंशियल पे भी करने की ज़रूरत नहीं है। बिजली प्रोड्यूस करनी है ना आपने। पाकिस्तान में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हर साल प्लॉट खरीदते रहते हैं, 2 करोड़ 4 करोड़ का प्लॉट ले लेते हैं, कभी किसी के टाउन में कभी किसी के टाउन में, कि इन्वेस्टमेंट है, इससे कुछ ना कुछ आता रहेगा। अगर हम इंट्रोड्यूस करा दें ऐसी स्कीम कि यार आपके पास, अगर आपके पास, चलें उसकी एक प्राइस मनी भी रख लेते 1 करोड़, अगर आपके पास 1 करोड़ रुपया है, आप उसका सोलर ले लें और सोलर लेके आप 4 घरों को बिजली दें और उनके साथ जो भी आपका रेट मुकता है आप मुका दें। आप प्राइवेट इन्वेस्टर को बिजली क्यों नहीं बनाने दे रहे? पेनी वाइज पाउंड फूलिश हमारी थोड़ी ये स्ट्रैटेजी है। अभी रिसेंटली इन लोगों ने कुछ डी इंसेंटिवाइज भी किया ना, सोलर को जो पहले वादे किए हुए थे वो मुकड़ गए ना सारे। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि 1 अरब रुपया अगर मेरे पास होगा तो मैं पावर प्लांट लगा सकता हूं, ठीक है। 4 बंदों के हाथ में आपने बिजली बेचने के लिए जो है ना वो छोड़ी हुई कि तुम बिजली बनाओगे, तुम बेचोगे, और नेपरा उसका रेट रखेगा और वो रेट पूरे पाकिस्तान पे लागू होगा, जबकि पूरे पाकिस्तान में लोगों की बिल्कुल एक डिफरेंट बैकग्राउंड है, यूजेज है, इकोनॉमिक क्लास है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर आप इसको प्राइवेटली अलाउ कर दो कि यार लोग दूध भी तो बना के बेचते हैं, लोग स्कूल बना के भी तो तालीम बेच रहे हैं, हर आदमी प्राइवेट कारोबार पाकिस्तान में कर रहा है ना, तो अगर हम इसी तरीके से लोगों को प्राइवेट बिजली बना के बेचना शुरू कर दें कि ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग की जिम्मेदारी मैंने ले ली। इसमें आपको मैं बताऊं इशू क्या है कि ये जब 2013 से 18 वाला जो पीरियड था जिसमें पाकिस्तान में कोई इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं था, टेररिज्म था, बॉम्ब फट रहे थे और लोड शेडिंग हो रही थी, शायद लोग भूल गए 1 घंटा बिजली आती थी, 1 घंटा बिजली जाती थी, कौन इंडस्ट्री लगाएगा? उस वक्त आपको कुछ लोगों ने हॉस्टेज रखा, कुछ गवर्नमेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं था, दुनिया से कहीं पैसे आ ही नहीं रहे थे। उन्होंने बोला भाई अगर हम लगाएंगे तो हम डॉलर गारंटीज़ पे लगाएंगे, यू कैन डू द इकोनॉमिक्स नाउ एंड बी लाइक, तो सेंस ही नहीं बनता, बट उस टाइम तो ऑप्शन ही नहीं था ना आपके पास, तब आपने ये एग्रीमेंट साइन कर लिए। अब आप यू आर एज द गवर्नमेंट लाइबल टू पे अ सर्टेन अमाउंट, वो बिजली प्रोड्यूस ना करें, बंद करें, जो करें, जितनी दें आपने देनी है। दो सर्टेन पीपल गिफ्टेड देम, ठीक है, दो सर्टेन पीपल पुट मनी इन देयर इलेक्शन कैंपेन्स। नाउ वन कैन, ये तो फिर यार ये अदिल भाई ये तो डिबेटेबल है। हाँ, डिबेटेबल बिल्कुल यार वो होगा। करप्शन की वजह से क्या नेक नियति, सेटिंग दैट असाइड, राइट नाउ अगर आप गवर्नमेंट में आते हैं, मैं गवर्नमेंट में आता हूँ, हमारे सामने पड़ा हुआ है कि यार ये तो मैंने इसको देने ही देने, अगर बिजली की कंजम्पशन ज़्यादा होती है तो गवर्नमेंट का फ़ायदा है। क्यों? क्योंकि आपने देने ही देने, वो बनाए ना बनाए। और फिर पेट्रोल का रेट है, डॉलर का रेट है जो चेंज हो रहा है। सो यस, आई थिंक मे बी अगर हम 7-8 साल पहले ये विजन रखते 10 साल बाद का कि भाई सोलर कर दो, लोगों को लगाने दो, हमें ये पावर प्लांट बनाने की ज़रूरत नहीं होंगे, मे बी दैट शुड हैव बीन द राइट वे। सिटिंग टुडे पैसे नहीं आ रहे, डॉलर नहीं आ रहे, बिजली आप सारा इंपोर्ट पे चलाते हैं, डॉलर्स आपके वहाँ जल रहे हैं, एंड यूर लाइक अब अगर हमारे से बिजली भी नहीं खरीदेगा कोई, जो हम डॉलर पे बना रहे हैं, गारंटीड रिटर्न्स दे रहे हैं, और घर पे लोग सोलर पे चला रहे होंगे, तो एक लगी हुई गवर्नमेंट की तो और भी लग गए। सो राइट नाउ आई डू थिंक दे कांट डू दैट, मे बी दे शुड हैव डन दैट 10 years ago। मैं इसको ऐसे समझता हूँ कि ये इन्होंने अवाम की जेबों से ना कैश निकालने का एक मैकेनिज्म रखा हुआ है पेट्रोल का। अगर पेट्रोल की एक प्राइस है और 4 डिफरेंट कंपनियाँ तेल बेच रही हैं तो फिर मुझे क्या फ़ायदा? या तो हर कंपनी अलग रेट पे तेल बेचे ना, पीएसओ अलग बेचे, जो मुझे ना सर ये बेसिक बिजनेस डायनेमिक समझ आते हैं। ऐसे तो अगर वो भी हो अदिल भाई, अगर खुद भी डिसाइड करें तो भी प्राइस पे वो कम्पीट नहीं करेंगे। पेप्सी और कोक की भी तो सेम प्राइस है सर, ठीक है, फिर मैं जानूँ और वो जाने ना, स्टेट क्यों बीच में आके गालियां खाती है? आई डोंट थिंक ओगरा शुड डिसाइड प्राइसेस। ओगरा का काम नहीं है। वो न्यूज़ हेडलाइन आती है ना, ओगरा ने बोला 35 रुपए होगा, शहबाज शरीफ का दिल, उसने बोला 35 नहीं, सिर्फ 15 रुपए ज़्यादा होगा। हाँ, ये हेडलाइन, ये बकवासियात खेलने के लिए मैं वही कह रहा हूँ, ये जो हमारे ज़हनों में सेवियर कि अब नवाज शरीफ आया है वो आपको सस्ती बिजली देगा। नवाज शरीफ कैसे सस्ती बिजली देगा? नवाज शरीफ ने लोड शेडिंग कैसे ख़त्म की? इसी तरह ख़त्म की ना। ऐसी डील्स कर लेंगे, मुझे तो इन 4 साल के अंदर बिजली चाहिए, उसके बाद इस कौम का क्या बेड़ा गर्क होता है उससे मुझे कोई सरोकार नहीं। I think that's a bit unfair. ठीक है, मैं मान लेता हूँ, लेकिन मैं फिर यही कहूँगा कि अगर आपकी नीयत है लोगों को एम्पावर करने की, तो आप ये जो मंजन बेचते हैं ना कि यार हम बाहर से इन्वेस्टमेंट, क्यों बाहर से इन्वेस्टमेंट लानी है? लोकल इन्वेस्टमेंट पे रिलाई करते हैं ना सर। पूरा कोयटा जो है ना वो टैंकर से पानी डलवाता है, क्योंकि कोयटा में पानी नहीं है, तो टैंकर वाला क्या बारिश का पानी जमा कर रहा है? वो भी ज़मीन से लेकर आ रहा है। अगर टैंकर ज़मीन से पानी निकाल के
पूरा माफिया चला सकता है, और कोयटा के अंदर भी ये सिचुएशन है, कराची के अंदर भी ये सिचुएशन है, गवर्नमेंट पानी नहीं बेच सकती डॉलर्स जलाकर, ठीक है, क्योंकि फ्यूल Yes, जला रही है ना ठीक है, टैंकर, जबकि पाइप लगे हुए लगे हुए पाइप हैं, सारा सेटअप मौजूद है, पानी मौजूद है, लेकिन with आपने कराची। किसी को दिया हुआ है। अच्छा, हाँ, और ठेका वो दिया हुआ है। टैंकर मंगवाना इतनी बड़ी ख्वारी है ना, आप यकीन करें कि यार पता नहीं वो आज आए ना आए, मिन्नतें करो, तरले करो। अच्छा, और फिर मैंने ये भी सोचते रहना कि कब मेरी टैंकी खाली हो रही है, मुझे एग्जैक्ट उस दिन चाहिए, वरना अगर थोड़ा सा भी पानी है और टैंकर आया और वो इतना सा भी बच के वापस जाएगा तो मैं कहूँगा नुकसान हो रहा है। अवाम को आपने पानी की एक ज़हनी अजियत में रखा हुआ है, आप पानी तो उसके घर पे दे ही नहीं सकते और आप हमारा वकार बुलंद करेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें या तो आप उसको बिल्कुल लोकलाइज करते हैं, या तो आप हट जाएं, आप वासा भी हट जाए और बिजली भी हट जाए और सब हट जाए, मैं जानूं और फिर मैं जाके प्राइवेटली सब कुछ खरीद के लेकर आऊँ, या तो आप ये काम करते हैं। अगर आपसे ये नहीं, ऑल्सो नॉट अ बैड ऑप्शन बाय द वे, कि अगर आप टैंकर जो है मोहल्लों में डगा दें और वो मोहल्लों में भरे और पाइपों में आए, रादर देन हर घर वाला भर और रहा हर है। घर वाला, देखिए हमारे इलाके में कोयटा में हम सोसाइटी का ना एक पानी आता है, हम उसको 150-200 रुपये देते हैं महीने का, या 300 रुपये देते हैं। अब मुझे नहीं पता, काफ़ी साल हो गए वहाँ से मैं निकला हुआ हूँ। वो फिक्स था और उसकी एक टाइमिंग फिक्स थी कि वो आता था एक सर्टेन टाइम पे, 20 मिनट 15 मिनट के लिए वो पानी खोल के जाता था एक मोहल्ले का, और हम एंड ऑफ द मंथ पे करते थे उसको। मैंने पिछले महीने 6,500 रुपये पानी के पैसे दिए। पानी का बिल दिया मैंने भी इस महीने, पानी का ये पानी, और अभी मैं पीने के लिए अलग लेकर आता हूँ दोस्त, जाहिर बात है, ये सिर्फ धोने के लिए, जाहिर बात, ठीक है। सो पानी सही बोल रही वो हाथों बच्चे के धोने के पैसे, सही, बिल्कुल सही बात है, सही बात है ना यार। अब आप जब लोगों के, अगेन फिर भी बात है कि लोगों को आप कैसे कहेंगे कि यार वो कोई सोल्यूशन ओरिएंटेड पॉलिटिक्स के ऊपर जाएंगे जब आपने उसको धोने का पानी नहीं दिया, उसको गर्मी में आपने उसको बिजली नहीं दी। एक और चीज़ मैं आपको बताऊं बड़ी इंटरेस्टिंग सी, मुझे पिछले दिनों इत्तेफाक हुआ, मैंने एक हकीम साहब की मेडिसिन थी हर्बल, किसी वो तो नहीं है, नहीं वो जो हैदराबाद वाले दाढ़ी वाले नहीं वीडियो बना, वही हकीम तो शादी तो कर ली ठीक है, आजकल वो जिम इन्फ्लुएंसर भी है। नहीं वो तो बड़े इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। नहीं, एक हर्बल मेडिसिन थी, वो मैंने भिजवानी थी, तो मैं सारी कोरियर सर्विसेज पे गया, उन्होंने कहा जी हम पाकिस्तान से कोई भी हर्बल चीज़ नहीं उठाते, बाहर भेजनी थी, बाहर भेजनी थी, ठीक है। उन्होंने कहा DHL तो इधर उधर, मैं सारा फिर आके मैंने कहा अच्छा, फिर मैंने कहा रियासत पाकिस्तान, मुझे अपनी रियासत पे, रियासती इदारों पे भरोसा है, तो मैं चला गया GPO गया, मैंने उनसे कहा जी ऐसे मेडिसिन भेजवानी है, उसने कहा जी कस्टम क्लियरेंस करवा लें, अगर कस्टम ने क्लियर कर दिया हम भेज देंगे। मैं चला गया कस्टम, GPO के अंदर ही कस्टम का ऑफिस है, मैं कस्टम का ऑफिस गया, वो मुझे पहचान गए, उन्होंने कहा सर बैठे हैं, जूस लेकर आए, चाय लेकर आए, उन्होंने कहा जी क्या मसला, मैंने कहा यार ये मेडिसिन भिजवानी है किसी के इलाज की है और ये बड़ी ज़रूरी है। उन्होंने कहा सर इसके साथ एक हकीम साहब की डिग्री, उनकी कॉपी, दवाखाने की कॉपी और हाई कोर्ट का एक बयान हल्फी जो आप अपने नाम से देंगे, ये आप दे दें, ये 3 कागज़ लगेंगे, आपकी मेडिसिन चली जाएगी। मैंने कहा चली जाएगी? उसने कहा हाँ। मैं कहा मैं लेकर आया, मैंने वो 2 से 3 दिन में ये डॉक्यूमेंट्स जमा किए, डॉक्यूमेंट्स लेके मैं GPO गया हूँ। जब मैंने कहा ये कोरियर कर दो, उसने कहा जी नोटिफिकेशन निकल आया है, हम मेडिसिन नहीं उठा रहे। मैंने कहा कब निकला है? उसने कहा आज ही निकला है। मैंने कहा लेकिन, उसने कहा जाएं कस्टम वालों से बात करें। मैं कस्टम वालों के पास गया, कस्टम वालों ने कहा यार क्या बकवास कर रहे हैं, हमने ही नोटिफिकेशन निकाला है ना, ये देखो नोटिफिकेशन में हमने लिखा है कि आप कमर्शियल पर्पस के लिए नहीं उठा सकते, छोटा मोटा जो कोरियर होगा उसमें आप मेडिसिन उठा सकते हैं। उसने मुझे नोटिफिकेशन मिला, उसने कहा जाओ जाके GPO वाले को समझाओ कि कमर्शियल का नोटिफिकेशन निकाला है, हमने इसका नहीं निकाला। मैं वापस GPO आया, अब मैं फिर रहा हूँ कस्टम और GPO के बीच में। मैं वापस GPO आया, मैंने उसको कहा भाई वो ये कह रहे हैं ऐसे। उन्होंने कहा नहीं यार हमें नहीं पता, हमें पहले कहते हैं कि उठाओ नहीं और हम उठा लेते हैं, तो फिर नोटिफिकेशन करते हैं, हमारी पेशियाँ करवाते हैं, हमारा कस्टम नहीं, जाओ कस्टम वालों को बोलो कि लिख के दें। मैं वापस कस्टम, मैं कहा वो कह रहे हैं लिख के दे दें। उन्होंने कहा यार लिख के कैसे दे दें? मैंने कहा मेरी मेडिसिन जाएंगी कैसे? उसने कहा अभी कस्टम, खैर एक मेरा पूरा दिन वो GPO में गुजरा। इस दरमियान में मैं वहाँ खड़ा था, एक और आदमी जो GPO का मुलाजिम था वो मेरे पास आया, उसने कहा भाई आप वही परीजाद वाले हैं ना? मैंने कहा जी मैं वही परीजाद वाला। कहता है मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या है। हुआ ये है, GPO के एक बंदे ने होम्योपैथिक की बहुत सारे, कोई इतना बड़ा कॉटन आज पैक किया है, बुक किया है, कल वो बुक किया है, और कस्टम वालों ने उस पर ये एतराज़ उठाया है कि यार तुम इतने चूचे हो, तुम्हें नहीं पता कि ये इतना बड़ा कोरियर हम नहीं लेते, ये कार्गो वाले लेते हैं, तुमने ये क्यों उठाया? तो कस्टम वालों ने वो रोक लिया। अब वो रोक के भेजेंगे वापस उस बंदे के घर जिसकी ये मेडिसिन थी, क्योंकि कस्टम को लग रहा है कि आप कमर्शियल पर्पस के लिए GPO को यूज़ इस तरीके से नहीं कर सकते।
जीपीओ के किसी बंदे ने प्रॉबली उस डॉक्टर साहब से, जिसकी भी वो मेडिसिन थी, जो भी था, रिश्वत या जो भी, ठीक है, खांचा। अब मैं जीपीओ में बैठा ये सोच रहा हूँ, कस्टम ने उसका कॉटन रोक लिया है, जीपीओ वालों की नोटिफिकेशनों पे पेशियां हो रही हैं, लड़ाइयां हो रही हैं, इस दरमियान में जो मरीज बैठा हुआ है मेडिसिन के लिए, वो कहाँ जाए? ये तो अच्छा था जीपीओ का मुलाजिम, उसने मुझे एक और काउंटर दिखाया, उसने कहा सर वहाँ चले जाएं, वहाँ जाके आपकी ये मेडिसिन चली जाएंगी। ये सारा जो सिनेरियो था, मतलब ये जो पूरा दिन, मेरे 2-3 दिन वहाँ पे लगे। लेकिन अगर आप परिजाद में नहीं है तो फिर आप कुछ भी नहीं है ना, फिर तो कुछ भी नहीं है, फिर तो कुछ भी नहीं। अब मैंने ऐसे बैठा हुआ सोच रहा जीपीओ के बारे में, मैंने कहा यार जो जीपीओ का निज़ाम है ना माशाल्लाह पाकिस्तान का, आपके छोटे से छोटे डिस्ट्रिक्ट में भी आपका ऑफिस है, यानी आपके पास लॉजिस्टिक और ह्यूमन रिसोर्स दोनों अवेलेबल है। आपको चाहिए था आप अमेज़ॉन जैसी एक वेबसाइट बनाते और आप पाकिस्तानी ट्रेडर्स को काम करने के लिए देते और आप पाकिस्तान की सबसे बड़ी कोरियर सर्विस बन जाते। आप अपने गोदाम बनाते, आपके साथ कस्टम भी कनेक्टेड है, आपके साथ गवर्नमेंट भी कनेक्टेड है, आपके लोग भी पैसों के ऊपर हैं, ठीक है। मनी ऑर्डर हमारे बचपन में मुझे याद है, ये हमारे नाना वगैरह ईदी भेजते थे तो मनी ऑर्डर आता था। आपके पास पिछले कोई 100 साल से पैसे की ट्रांसफ़र का निज़ाम है, और फिर आपके होते हुए ईजी पैसा और जैज़ कैश और ये सारी निकल गई आगे। एक जीपीओ सिर्फ अगर काम करे ना, पाकिस्तान का एक इदारा जीपीओ, मैं बैठा ना अकेला वहाँ पे सारा दिन बैठ के सोच रहा हूँ कि यार अगर जीपीओ काम करे तो जीपीओ कितनी बड़ी सर्विस बन सकती है कोरियर की, और कितनी बड़ी सर्विस बन सकती है मनी ट्रांजैक्शन की, और एक दिन में ये मार्केट से अरबों रुपए कैश उठा सकते हैं। कैश तो हो ही ख़त्म जाए ना। अच्छा, फिर मैं और बिजनेसेस सोच रहा हूँ कि जीपीओ अपनी फ्रेंचाइजीज देने लग जाए छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट में। बंदे की हमें कमी नहीं है, हमारा पोलियो वर्कर यार कैसी कैसी बर्फ़ में कहाँ कहाँ चला जाता है, ठीक है। यहाँ से लोग गल्फ़ का तेल उठाते हैं, शिप में जाके भाई कनाडा उतार के लोडिंग अनलोडिंग करके आते हैं, बुर्ज खलीफा के शीशे साफ़ करते हैं। आप अपने बंदे को जो बाहर भेज रहे हो लेबर करवाने के लिए, ये सारी लेबर तो उसको यहाँ पे मिल सकती है। इतना ही विजन चाहिए था ना कि हमारे पास लॉजिस्टिक और ह्यूमन रिसोर्स मौजूद है, हमें एक वेबसाइट बनानी है और हमें ये बिजनेस का ये कॉन्सेप्ट देना है कि आज के बाद आपने जो ट्रेड करनी है, ऑनलाइन ट्रेड, आपने जीपीओ के थ्रू करनी है। ये नहीं हो सकता। वो जो ट्रेडर्स हैं ना, उनको आप ये बताएंगे तो वो बोलेंगे इससे बेहतर हमारा बिजनेस बंद ही कर दो, क्योंकि जीपीओ पे अगर एक मेडिसिन बेचने के लिए हाई कोर्ट से आपको एक लेटर चाहिए। यस, बट अगर मैं ये काम कर रहा हूँ, मैंने एक दफ़ा भेज दिया ना, अब मुझे ये अच्छा सर आप इसको इस तरह सोचें ना, एक जगह है जहाँ पे सलाजी रुकती है, एक जगह है जहाँ पे लेवेंडर रुकता है, एक जगह है जहाँ पे तिल उगते हैं, एक जगह है जहाँ पे कोई और बूटी उगती है। पाकिस्तान इस तरह भरा हुआ है ना बेशुमार चीज़ों से। आप वहाँ पे छोटे छोटे से स्टार्टअप टाइप उनको ये कॉन्सेप्ट दें कि यार तुम ऑनलाइन बेचो, जीपीओ तुम्हारा माल उठाएगा। जस्ट लाइक अमेज़ॉन, आपके पास एक केस स्टडी होती है, आप उस केस स्टडी को अपने सर्कमस्टांसेस के मुताबिक इंप्लीमेंट कर देते हो। इदारा आपका खत्म हो जाएगा बजाय इसके कि आप उसको ट्रांसफॉर्म कर लें। आई थिंक द गवर्नमेंट शुड नॉट कहते हैं द गवर्नमेंट शुड नॉट बी इन द बिजनेस ऑफ बिजनेस। आप इंसेंटिवाइज करें, आप अपॉर्चुनिटीज़ दें, लोग खुद कर लेंगे without government necessarily getting in the middle. Just give them the resources, they will do it themselves. दो चीज़ें ना सर, मैंने आपको कहा बिजली आप दे दें प्राइवेट, जीपीओ अगर आप प्राइवेट देते हैं उसमें हमारे 100 किस्म के सवालात आ जाते हैं लॉजिस्टिक एंड एरिया वाइज, ठीक है। प्राइवेट कंपनी कोई भी हर्बल चीज़ इसलिए नहीं उठाती क्योंकि उनके पास कस्टम क्लियरेंस का सिस्टम नहीं है कि उसमें अगर ड्रग्स चली गई या कोई और चीज़ चली गई तो वो कोरियर सर्विस पे मसला है। हर्बल का मसला क्या है पाकिस्तान में बेसिक, कि हर्बल जो है वो सर्टिफाइड नहीं है, हमारा कोई इदारा नहीं है जिसको दुनिया रिस्पेक्ट करे कि यार ये चीज़ ठीक है। आपको पता है मैं जोशांदा लेके जर्मनी चला गया, मैं जब फिर वो ख़त्म हो गया, मेरा गला बहुत ख़राब था, मैं जर्मनी में पाकिस्तानी दुकानों में गया, मैंने बोला जोशांदा क्या है, उन्होंने बोला पागल हो गए, बैन है यहाँ पर। मैं तो लेकर आया था, उन्होंने बोला बच गए तुम। जोशांदा विच इज़ लाइक स्टैंडर्ड, आपको पता है शान जो मसाले बनते हैं, नॉर्थ अमेरिका का अलग डब्बा बनता है, इधर का अलग डब्बा बनता है, क्योंकि इधर का जो डब्बा है उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एफडी अप्रूव्ड ही नहीं है, जो वो उनके लोग कहते हैं खाने के काबिल ही नहीं है। पॉलिसी ही तो बनानी है ना। सो अगर हमारी एक फूड एंड ड्रग अथॉरिटी ऐसी होती या मेडिसिन की अथॉरिटी ऐसी होती जिसकी दुनिया में रिस्पेक्ट होती कि यार एफडीए सर्टिफाइड मींस एफडीए सर्टिफाइड, यही हमारा नहीं है ना, तो जाहिर बात है दुनिया हमारी हर्बल मेडिसिन पे कतराती है, डरती है, कुछ उनको नहीं पता इसके अंदर क्या जहर आप हर्बल के नाम पे बेच रहे हो। हमने एक इदारा बनाया, पहले हमारे मुल्क में एग्रीकल्चर का इदारा था, फिर हमने एक एग्रीकल्चर रिसर्च का एक इदारा बनाया। मैं ये कह रहा हूँ स्टेट ने बनाया ना, स्टेट के थ्रू तो हो सकता है ना भाई। इंडिया का हकीम, इंडिया का जो आयुर्वेदिक मेडिसिन का प्रोड्यूसर है, वो इस वक्त पूरी दुनिया को मेडिसिन दे रहा है और यू हैव नो आइडिया कि वो कितना बड़ा बिजनेस है। They probably are certified by some. Yes, because of their
सर्टिफिकेशन। तो हमें वो सर्टिफिकेशन हमें सर्टिफिकेशन चाहिए, और हमें ये वाला तो कल्चर नहीं चाहिए ना कि जी आज उसने बुक कर लिया था और मैंने नोटिफिकेशन निकाल दिया और अब वो भी तपा हुआ है और ये भी है। भाई अगर सर्टिफाइड है और मुझे पता है कि यार ये जो मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ ये सर्टिफाइड है, ये दुनिया भर में रिस्पेक्टेड है, फिर तो वो दुनिया भर में जाएगा विदाउट मी हैविंग गेटिंग हम जब इम्पोर्ट करते हैं ना मेडिसिन, उसके लिए भी तो यहाँ पे एक ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है ना, और वो किस तरह ऑपरेट करती है मुझे पता ठीक है। हाँ वो बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ, उनके लिए कराची में पूरी फैक्ट्रियाँ हैं जिनका सिर्फ काम क्या है, मेडिसिन जो आती है उस पर एक्सपायरी डेट चेंज करना। उस फैक्ट्री में सिर्फ ये होता है कि वो जो एक्सपायरी डेट लगी हुई है वो चेंज होके बिकती है मार्केट में। दुनिया भर से मेडिसिन डंपिंग पाकिस्तान में होती है। अब वो आप कर रहे हैं, ठीक है। मैं आप फिर हाँ फिर वही वाली बात है कि फिर बंदा कहाँ जाए। लेकिन आई सी कि यार अगर आप एक्चुअली में कुछ करना चाहते हैं, ठीक है ना, कोई भी मेरा तो अब मतलब मुझे ये लग रहा है कि अभी पता नहीं इलेक्शन होने या नहीं होने, लेकिन मैं चाह ये रहा हूँ कि भाई आपसे जब आपके सामने कोई भी पॉलिटिकल लीडर आ रहा है और वो अपने नाना अब्बू के वाक़यात सुना रहा है या अपने अब्बू के वाक़यात सुना रहा है या कोई अपने ही वाक़यात सुना रहा है, या आप उसको अब्बू बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आप उसको बोलें यार ये हो गई सारी स्टोरियाँ बहुत, मुझसे जैसे और आपसे जैसे पाकिस्तानी कौम कहती है ना कि सलूशन तो दो, और जानी उनसे भी तो मांगो ना, उनसे भी तो रोड मैप मांगो, उनसे भी विजन मांगो ना। उनसे क्यों तुम ये नारा मांग रहे हो कि यार हमारी जमहूरियत के लिए बड़ी कुर्बानियाँ है और हमारी जो है फलानी चीज़ के लिए बड़ी कुर्बानियाँ हैं और वो तो वैसे ही बड़ा हसीन है। ये सारे नैरेटिव साइड पे रखो, उनसे सिर्फ बोलो आप बताओ आपके पास क्या रोड मैप है। अगर किसी के पास, और रोड मैप मैंने आपको बता दिया, मैं पाकिस्तानी कौम को बता देना चाहता हूँ, ये मेरा पॉलिटिकल आप इसको नैरेटिव कह लें। नंबर 1 हमें लोकल गवर्नमेंट चाहिए। नंबर 2 हमें हर चीज़ की जो प्राइस है वो वफाक से निकाल के प्रोविंशियल और प्रोविंशियल से लेकर कॉर्पोरेट लेवल पर चाहिए। हमें ये ड्रामे तमाशे नहीं चाहिए। नंबर 3 हमें फ़ॉरेन महाज के ऊपर अफ़गानिस्तान और जो बाकी के ईरान, चाइना, इंडिया, इन सब से ट्रेड बेस फ़ॉरेन पॉलिसी चाहिए। हमें इंटरनेशनल एजेंडा बेस नहीं चाहिए कि चाइना आप दुनिया में कहाँ किस मुद्दे पे कैसे सपोर्ट कर रहे हैं तो मैं भी वहाँ वोट दे देता हूँ और आप मुझे नहीं। हमें इनसे ट्रेड बेस फॉरेन पॉलिसी चाहिए। और ट्रेड बेस फॉरेन पॉलिसी भी जो है ना, जैसे हम सी पैक कर रहे हैं, और सी पैक के लिए मैंने जो द फर्स्ट वीडियो आई मेड ऑन सोशल मीडिया वाज अबाउट चाइनीज़ लैंग्वेज। फिर बाद में मुझे लोगों ने कहा भाई चाइनीज़ लैंग्वेज नहीं होती, उसको मैंड्रिन बोलते हैं। मैं कहा मुझे यही नहीं पता, ठीक है, और आप यहाँ पे उसकी क्लासेस शुरू करवा रहे हो, मैं क्यों चाइनीज़ सीखूँ? भाई चाइना को बोलो तुम आ रहे हो ना पाकिस्तान, मैं यहाँ से लोग भेज रहा हूँ जो तुमको आके उर्दू, पंजाबी, पश्तो, सिंधी सिखाएंगे। सीखनी है तो सीख लो और फिर हमारे इलाके में घुसना, रोजगार दो ना। आपको जितना लग रहा है पाकिस्तान की औकात है उतनी है नहीं हमारी कि हम जाएं बीजिंग, दे लाइक हम पाकिस्तान आ जाते हैं, लाइक ओए औकात हमारी पंजाबी में बात कर मुझसे पहले। मैं अपनी औकात जो है ना, मसला ये, मैं अपनी औकात बमों से, मिसाइलों से और कौमी ख़जाने से नहीं देखता। मैं अपनी औकात अपनी ज़मीन और उसके अंदर मौजूद रिसोर्सेज से देखता हूँ। तो मैं अपने आप को देखता हूँ कि मैं तो सोने की कान पे बैठा हुआ हूँ ना, मैं तो बलूचिस्तान में सोने और हीरे की कान पे बैठा हुआ हूँ, मैं तो सिंध में और पंजाब में ऐसी ज़रखेज़ सोना उगलती ज़मीन पे बैठा हुआ हूँ, दरियाओं पे बैठा हुआ हूँ, पहाड़ों पे बैठा हुआ हूँ। मैं तो एक रिच हूँ। ये बगैरत अमीर गरीब होंगे, ये जो है ना, ये जो सारा दिन हमें कहते रहते कि पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है और ख़ुद महलों में रहते, ये गरीब होंगे, ये वीक है। इनसे बात नहीं होती ना चाइना से, इनसे क्यों बात नहीं होती यार? इनका इंटरेस्ट ही नहीं है, और इनका इंटरेस्ट नहीं और आप इनसे सवाल नहीं करते। नेक्स्ट इलेक्शन में ना मज़ा आ जाए कि हम इलेक्शन का बायकॉट करते। हमेशा पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं, इस दफ़ा पाकिस्तानी कौम कह दे, वो कहे हमने वोट ही नहीं डालने जाना, जाओ हम बाहर ही नहीं आ रहे। आदिल भाई हम ऐसा करते हैं, हम एक पार्टी बनाते हैं आफ्टर पार्टी के नाम से, और आफ्टर पार्टी को जो वोट देगा ना पूरे मुल्क में, वो एक प्रोटेस्ट वोट काउंट होगा। हाँ। यार आपने अगर नन ऑफ द अबव ऑप्शन है ना, नन ऑफ वो हम है। जब तक मैं अली आफ्ताब सहित हम पार्टी लॉन्च कर रहे हैं। अली आफ्ताब बहुत वो है, आराम पसंद आदमी है। नहीं, जीतना हमने भी नहीं है ना। पार्टी का पॉइंट ये है कि अगर हम इलेक्ट हो गए, हम अगले दिन रिजाइन दे देंगे। ये हम दिखाना चाहते हैं कि इलेक्शन कितना बड़ा शैम है। अगले इलेक्शन वोट फॉर बेस्ट पार्टी आफ्टर पार्टी होनी चाहिए। आप उनसे रोटी, बिजली, पानी, सड़क, हेल्थ, तालीम, इस चीज़ के ऊपर क्वेश्चन करने के बजाय, ठीक है, इस चीज़ पे खुश हैं कि यार 5 साल बाद मुझे वोट देने का हक तो है ना, तो भाई मैं मिट्टी डालता हूँ ऐसे हक के ऊपर कि जिसमें मैं जाके कहूँ अच्छा यार मैंने वोट डालना है और ये वोट भी मैंने
अब तो वही बात है, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग भी आप साथ साथ करते रहते हैं, कभी किसी को उठा के जेल में डालते हैं। 3 साल पहले एक आदमी था जिसके जो पाकिस्तान आ नहीं सकता था, अब वो पाकिस्तान आ गया है, जो उसको यूं यूं करता था वो बेचारा जेल में है, फिर वो निकलेगा, फिर वो, ये आपकी जो क्या है म्यूजिकल चेयर, इसमें हमेशा मेरे मसले दब जाते हैं। मुझे सिर्फ मेरे इश्यूज़ के ऊपर डिबेट चाहिए, मुझे इनके कारनामे नहीं सुनने, बस ये मैंने तय कर दिया है। और मैं आपके शो से ऐलान कर रहा हूँ कि हालांकि ये लोग कहेंगे कि इलेक्शन का बायकॉट नहीं करो, ये नहीं करो, वो नहीं करो, बट जब तक ये पॉलिटिकल पार्टीज पब्लिक इशू से रिलेटेड पॉलिटिकल डिबेट नहीं लेकर आती, इनकी बातें सुनना बंद कर दें, सिंपल बंद कर दें। ये क्या मीम कल्चर है, तकरीरों के अंदर बस एक दूसरे को ताना और दुश्मनाम की जुबान इस्तेमाल करके बस ये कह रहे हैं कि हम जीत गए, मीमे बना के जीत रहे। पहले पीटीआई वाले मीमे बना रहे थे, अब नून लीग वाले मीमे बना रहे हैं, बस जो ज़्यादा मीमे बना लेगा सोशल मीडिया पे वो जीत गया। शुक्र करें मेमे बना के नहीं जीत रहे। लोगों के भी बहुत सारे सवाल थे दिल भाई, डज ही वर्क आउट हिज एक्सेंट टू रिफाइन इट और इज ही नेचुरली सच अ सुआव स्पीकर? एब्सोल्युटली लव हिज वॉइस एंड एनंसिएशन। इसमें सवाल कहाँ था? सवाल ये है कि क्या आप रातों को करते? रियाज? हाँ पाकिस्तान के एक लेजेंड है, उनके ये पढ़ते हैं रोज़ रात, मैंने देखा है पॉडकास्ट में आके बुराइयाँ करते हैं, रातों को उनकी लिखी हुई चीज़ें पढ़ रहे होते हैं। इसमें तो कोई शक नहीं कि जो देखें, जो अच्छा लिखा हुआ हो ना, या अच्छा हुआ हुआ काम है, उसको तो पढ़ना चाहिए, उसको देखना भी चाहिए। लेकिन मैंने अपने एक्सेंट, ये मेरा एक्सेंट जो है अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे स्कूल और रेडियो पाकिस्तान की देन है, तो वहाँ पे ये चीज़ बड़े अच्छे से जो है वो सिखाई जाती है। और बहरहाल ये कोई कमाल नहीं है, अगर तो आपको कोई पंजाबी बोलने वाला है, कोई सिंधी बोलने वाला, कोई पश्तो बोलने वाला भी इतना ही अच्छा लगता है तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर आपको एक ही ज़बान का लहजा अच्छा लगता है और आप समझते हैं कि ये कोई काबिलियत है, तो भाई फिर थोड़ा सा मसला है। What inspired Adil Bhai to become a storyteller? How does the historical role of Dastan Goi fit in modern sensibilities of quick and twisted information age? What inspired me कि हम बचपन से कहानियाँ सुनते आ रहे हैं और मैंने ख़ुद हमेशा हर चीज़ कहानी के ज़रिए सुनी और समझी है। तो और जब मैंने बोलना शुरू किया तो मुझे फ़ील हुआ कि लोग इस तरीके से बात ज़्यादा अच्छी सुनते हैं। एक ज़रूर यहाँ पे मैं कहूँगा कि एक मैंने वीडियो की थी जिससे पहले मैं स्टोरी टेलिंग थोड़ी बहुत करता था, मतलब ऐसे सोचा नहीं था मैंने कि मतलब स्टोरी टेलिंग करनी है, बट एक वीडियो की थी जिसके बाद हमने डिसाइड किया था कि यार शायद दिस इज़ माई स्टाइल। और वो थी लास्ट पीटीआई के दौर में, ये एक टाइम आया था जब ये जर्नलिस्ट वगैरह को मीडिया से हटा रहे थे और अमार अली जान को और जबरान नासिर वगैरह इनको बोलने नहीं दे रहे थे, कुछ इस तरीके का कोई इशू हुआ था। तो मैंने उस पर एक छोटी सी वीडियो बनाई थी और उसमें मैंने कहानी ये सुनाई थी कि हमारे घर में एक दरख्त था और बचपन से सुनते थे कि उस दरख्त पे कोई साया है, कोई बाबा जी, कोई बुजुर्ग रहते हैं। तो घर के कुछ लोगों ने देखा भी था। अब बचपन से आप सुन रहे हैं कि जब से आप इस घर में हैं इस दरख्त पे एक साया है, तो उसका एक फियर था। और पुराना घर था जॉइंट फैमिली वाला, तो वॉशरूम बिल्कुल ना एंड पे दरवाजे के पास था। तो रात में जब मैंने निकलना होता था तो मुझे डर लगता था। तो मैं, अब छोटा बचपन में भी बात है कि मैंने वॉशरूम भी जाना है और अम्मी मुझे दिक्कत दे रही होती थी कि जा ना, मैं कहता था नहीं वो दरख्त है, और दरख्त के बिल्कुल सामने वॉशरूम था। तो मैंने कहा मुझे डर लगता है। तो अम्मी कहती थी बेटा अपने घर में किसको डर लगता है। ये कहानी सुना के फिर मैंने कहा था कि जो लोग आज सहाफ़ियों को और सोशल एक्टिविस्ट को बोलने नहीं देते, आपको अपने घर में क्यों डर लगता है? ठीक है, अगर आप अपने घर में डर रहे हैं तो वो आपका घर नहीं है। तो ये एक ऐसी चीज़ थी, एक ऐसी वीडियो थी जिसके बाद मुझे लगा कि यार कहानी सुना के बात समझाना शायद ज़्यादा मज़ेदार है, क्योंकि इसमें चीज़ फैक्ट से ज़्यादा इमोशनली फील करते हैं। वो मुझे लगता है कि ज़्यादा बेहतर है। फैक्ट्स बहुत सारे और लोग हैं जो बता रहे हैं। इस घर में दरख्त पर वीगो का साया है ना, तो वो तो असली साया है ना यार। ये सर फिर मुझे बस वही वाली बात है कि ये साए से डराया जा रहा है। आपको साए की होगी रियलिटी, कुछ लोगों को नज़र भी आया होगा। तो फिर ठीक है, बताएं जी। लेकिन अगर घर हमारा है, हमारा घर है ना, हम अपने घर में नहीं डरते। When will he return to his city Quetta? रिटर्न क्यों करना भाई? जाते रहते हैं वो मेरे ख्याल से। मैं जाता रहता हूँ, घर है मेरा। और अम्मी अब्बू तो अक्सर ही गुस्से में चले जाते हैं, मतलब गर्मियाँ आती हैं तो वो चले खान यूसुफ जई, आप अगली दफ़ा कोयटा आएँ तो मिलें। नॉट अ क्वेश्चन, लेट हिम सेटल द डिबेट ऑन वर्स्ट डिक्टेटर बिटवीन मुशर्रफ एंड ज़िया। आई नो इट्स हार्ड फॉर यू बट डोंट स्टॉप हिम इफ़ ही स्टार्ट्स दैट टॉपिक। क्यों भाई? डीप डाउन इवन यू नो हु वाज द वर्स्ट बिटवीन द टू। आई मीन ज़िया और मुशर्रफ के बीच में तो ऑब्वियसली ज़िया इज़ द वर्स्ट, नहीं? अयूब ओए पहला ओरिजिनल जिसने फाउंडेशन रखी है। और अयूब की अगर हिस्ट्री पढ़नी है ना, तो आपने अयूब की हिस्ट्री पढ़नी शुरू करनी है वर्ल्ड वॉर 2 से, जब वो मेजर था। और ये ना 40s का टाइम है कि एक शख्स 40s में मेजर है, वॉर की वजह से ना उसको प्रमोशन दे के कर्नल बना देते हैं।
वॉर में, और वो जब बर्मा के महाज पे लड़ने जाता है तो वहाँ से उसका जो अंग्रेज़ अफसर है वो ये कह के वापस भेजता है कि ही इज़ अ कावर्ड मैन, ही इज नॉट फिट फॉर, कुछ इस तरह बोला ही डजंट हैव टू बी इन आर्मी। वो लिख के भेजता है कि ही शुड नॉट बी इन द आर्मी, ही इज़ अ कावर्ड मैन, बुज़दिल आदमी है। अंग्रेज़ को मैं सलाम करता हूँ कि कितना सच्चा आदमी था, कम से कम उसको पता था कि ये कौन है। वही अयूब जो 40s में मेजर से पहले एडिशनल, मतलब उसको वॉर की वजह से कर्नल का चार्ज मिलता है, कर्नल के बाद वो ब्रिगेडियर बनता है, ब्रिगेडियर के बाद वो लाइक इट्स द टाइम ऑफ 10 to 12 ईयर्स के, बल्कि नॉट इवन 12 ईयर्स, 52-53 तक भाई साहब जनरल बन के चीफ बन जाते हैं। उससे पहले उनको डिफेंस मिनिस्टर भी बना दिया था, जो सिविलियन पोस्ट है, मिलिट्री पोस्ट नहीं है। सर कहाँ से आया? और एक अगेन एक और स्टेटमेंट ये भी है कि जो इससे पहले अयूब से पहले के जो 2 बंदे थे ना, जो डिजर्विंग जनरल्स थे जिन्होंने चीफ बनना था, वो प्रॉबेबली शायद एक प्लेन क्रैश में शहीद हो गए थे। और उनमें से एक बंदा था जिसने पहली बार लाहौर में ये मांगी गई थी कि कैंट की ज़मीन दे दो किसी को ना, तो उसने कहा था कि कैंट इसलिए नहीं होती कि उसको कमर्शलाइज किया जाए, कैंट आर्मी के लिए होती है। तो जो असूल पसंद जर्नैल होते हैं ना, वो तारीख के पन्नों में गुम हो जाते हैं, गंदे गंदे हमें याद रह जाते हैं और हम उन पे बहसें करते रहते हैं। सो अयूब ने वो फाउंडेशन रखी है और वो तोहफे दिए हैं हमें, कि भुट्टो साहब अयूब का तोहफा थे, 71 अयूब का तोहफा था, उसके बाद जो बलूचिस्तान और केपी में जो कुछ हुआ, अमेरिका की गुलामी, सीटो सेंटो अयूब का तोहफा था, बलूचिस्तान और केपी की पूरी इंसर्जेंसी जो हमने बाद में देखी है, जो हम कभी भुट्टो पे ब्लेम कर देते, कभी ज़िया पे कर देते, कभी उसकी फाउंडेशन तो कभी रखी गई थी ना, ये उसका था। फिर ये सारी की सारी जो मीडिया पॉलिसी और ये जो लॉज हैं कि साफ़ियों को पकड़ो, शायरों को पकड़ो, ये करो वो करो, ये अयूब की पॉलिसी थी। फेडरलिज्म जी, वन यूनिटाइजेशन। यार एक आदमी ने पूरे का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही बना लिया अपने लिए, इससे ज़्यादा बड़ा और मतलब मुशर्रफ तो पीसीओ लाया था, ज़िया कोई 8 एक तरमीमें लेकर आया था, ये तो थे ही थे अपनी जगह पे घटिया, जो अयूब ने बुनियाद रखी है। और उसमें एक और चीज़ भी देखें जो लोग अभी तक काउंट नहीं करते, चले मैं आपको एक वीडियो दे देता हूँ। पहला चीफ था आई थिंक जनरल ग्रेसी, जो हमारा पाकिस्तान का था, ठीक है, उसको रिप्लेस किया और फिर आया अयूब खान। और अयूब खान का मैंने आपको बता दिया कि वो मेरिट पे बिल्कुल भी नहीं था, ठीक है। अयूब खान ने देखा कि अगर कोई मजबूत जर्नैल आया तो मैं चला जाऊंगा, तो अयूब खान ने जानबूझ के ये सोच के, मैं किसी की एबिलिटी के ऊपर नहीं एतराज़ कर रहा, मैं सिर्फ स्ट्रेंथ वाइज बात कर रहा हूँ, कि उसने जनरल मूसा को इसलिए बनाया था कि जनरल मूसा हज़ारा है, और एक हज़ारा की एज कंपेयर टू पंजाबी एंड पश्तून आर्मी के अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं है कि वो माशाल्लाह लगाएगा। जनरल मूसा के बाद उसने बनाया जनरल याहिया को। तो 1971 तक आपके जो आर्मी चीफ थे वो मेरिट पे नहीं आए, 1947 से 1971 तक। 71 से 77 तक भुट्टो साहब शफल करते रहे कि जी मुझे स्ट्रॉन्ग जर्नैल नहीं चाहिए, मुझे स्ट्रॉन्ग जर्नैल नहीं चाहिए, तो 77 तक भी मेरिट पे नहीं आए। 77 पे ज़िया साहब आ गए, ज़िया साहब 88 तक रहे, आपका कोई बंदा मेरिट पे नहीं आया, ठीक हो गया जी। 88 के बाद 98 तक दरमियान में आपको कुछ एक थोड़ा सा टाइम मिला है जिसमें कुछ आर्मी चीफ आए हैं और ये और वो, एक हमारा 10 साल का वो एरा था। फिर नवाज शरीफ साहब एक बंदा ढूंढ के लेकर आए कि यार नहीं, पंजाबी और पठान जर्नैल नहीं चाहिए, स्ट्रॉन्ग जर्नैल नहीं चाहिए, हमें जर्नैल चाहिए वो जो हमारे साथ चल सकता है, और हम हाँ उर्दू स्पीकिंग है, ये बेचारा क्या कर लेगा, ठीक है। वो बंदा गया 2008 में। उसके बाद क्या नहीं आ गया, उसने एक्सटेंशन ले ली। यार आपका जो सबसे प्राइम इदारा है उसका चीफ ही आज तक मेरिट पे नहीं आता, और कौन नहीं आने देता, मतलब ये सिर्फ उनको ना कहें, जहां अच्छा जर्नैल, असूल पसंद जर्नैल या कोई भी ऐसा जर्नैल जो सिर्फ अपनी फील्ड का माहिर होगा, आपको वो चाहिए भी नहीं। आपको चाहिए पॉलिटिकली सपोर्टिव जर्नैल जो आपके नैरेटिव को या आपके काम को या आपकी गवर्नमेंट को सपोर्ट करता है। आपको एक जनरल चाहिए जो सच्चा हो, आपको एक जनरल चाहिए जो ईमानदार हो, ये सब क्वालिटीज़ तो हाफिज़ साहब में है। तो फिर पता नहीं, आई डोंट नो आप क्यों इस तरह की कंप्लेंट्स कर रहे होते हैं। जो हम चाह रहे थे हमें मिल चुका है। वाई पीपल ऑफ पाकिस्तान डिसोन इट्स लोकल हीरोज़ लाइक राजा पोरस, भगत सिंह, रंजीत सिंह। आई थिंक ये पिछली पॉडकास्ट हमने काफ़ी डिस्कस कर लिया था। कुछ ऐड करना चाहेंगे क्यों हम डिसोन करते हैं? डिस्कस्ड इट अ लॉट। हम इसीलिए डिसोन करते हैं कि जो पाकिस्तान, जब पाकिस्तान आया ना, बेसिकली पाकिस्तान से पहले तो ये ख़ित्ता था, पाकिस्तान एक रजीम का नाम है, और इसी तरह भारत भी एक रजीम का नाम है जो 1947 में कायम हुई। दोनों तरफ
जो नैरेटिव बना है, चाहे वो मीडिया में बना है या करिकुलम में बना है, वो पढ़े लिखे लोगों ने बनाया है। और उस पढ़े लिखे लोगों में से जो एक बड़ी क्लास थी वो या तो बाहर से पढ़कर आई थी या अलीगढ़ से पढ़कर आई थी। तो ये सवाल उस पढ़ी लिखी इंटेलेक्ट से होना चाहिए जिसने 70 साल ब्यूरोक्रेसी संभाली, जिसने 70 साल आपका करिकुलम बनाया, जिसने 70 साल आपकी मीडिया पॉलिसी बनाई। ये सारे पढ़े लिखे लोग थे। ये किसी जाहिल ने आके हमारे हीरोज़ नहीं चेंज किए, ये पढ़े लिखे लोगों ने किया, इंटेंशनली किया, और सिर्फ इसीलिए किया ताकि हम 70 साल बाद पागलों की तरह दीवारों में सर मार रहे हो कि हमारे साथ हुआ क्या। हमारी तनकीद पे सीख पा लोग इस वजह से भी हो जाते हैं कि एक बोगस क्लास हमें बेची गई है एज इंटेलिजेंसिया जी। एक मुल्क जहाँ ओरिया मकबूल जान को आप एक इंटेलेक्चुअल समझते हैं, सेक्रेटरी रिटायर हुआ है वो आदमी, एक आदमी, मैं कहता हूँ, मैं लानत भेजता हूँ ब्यूरोक्रेसी के निज़ाम में जिसमें कोई इवेल्युएशन ही नहीं है कि आप एक दफ़ा भर्ती हुए आप 30 साल तक रहोगे और हर एक 3-4 साल बाद आपकी प्रमोशन होगी। और आपको ये पता है कि वो शख्स जिसको हिलते हुए नजर आते रहते थे, वो शख्स आपने वजीर किसका बनाया? जी, कल्चर एंड हेरिटेज, सॉरी सेक्रेटरी हेरिटेज था भाई, जिसका विश्वास ही नहीं है यहाँ की चीज़ों के ऊपर, यहाँ की तारीख के ऊपर, यहाँ के एसेट्स के ऊपर। उसका विश्वास है एक और चीज़ के ऊपर, फोकस किसी और एसेट्स पे फोकस ही ही है। कहीं और है। हाँ। ये आपने उसको इदारा दे दिए। मतलब मैं फिर ब्यूरोक्रेसी को क्या कहूँ ना, कि जहाँ हर बंदे ने 9 महीने बाद चेंज हो जाना है, उतनी देर में तो उनके घर का इंटीरियर नहीं सेट हो रहा होता जितनी देर में उनकी पोस्टिंग हो जाती है। तो वो आपको ये सवालात जो है ना, ये ज़रा उधर करने चाहिए कि ये जो हमारा स्कूलिंग सिस्टम है, ये जो अगेन वही वाली बात है, इंटेलेक्ट्स एंड देन दीज इंटेलेक्ट्स लाइक सम लेजेंड्स। ये जो आपकी पढ़ी लिखी क्लास है ना, ये अलहमरा और आर्ट्स काउंसिल में जाके कुछ लेजेंड्स को सुनती है। दोनों एक ही लेवल के हैं। नहीं तो अब मुल्क की अगर हालात देखें, ठीक है, पॉलिटिशियंस ऐसे हैं, ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट ऐसी है, इंटेलेक्चुअल क्लास ने क्या किया? एंड ऑब्वियसली नॉट एवरीबडी, राइट? इसमें मोहम्मद हनीफ जैसे भी लोग हैं, बहुत लोग हैं जिन्होंने अच्छा काम किया, बहुत ज़बरदस्त काम किया, हर इदारे में बहुत ज़बरदस्त लोग हैं। आपको चाहिए नहीं ना वो लोग। हाँ, आपको, मैं वही कह रहा हूँ, एक अच्छा असूल पसंद जर्नैल आपको नहीं चाहिए। आपने ये कानून बनाया हुआ है कि आपकी क्रिकेट टीम में अगर कोई बंदा क्रिकेट के निज़ाम के ऊपर वो कर देगा ना प्रोटेस्ट हल्का सा भी, मुझे याद है जुनैद खान ने एक ज़माने में टेप लगाई थी अपने फेस के ऊपर, तो डिसिप्लिनरी एक्शन आ गया। रज़ाक ने कोई बात की। एक फ़ौजी को अगर आज अपनी किसी चीज़ से मसला होगा, वो बात ही नहीं कर सकता। तो सबसे पहले तो आप ये ग्राउंड तो पैदा करें ना, कि जो आपने एक बुत बनाए हुए ना इतने बड़े बड़े अपने लेजेंड्स, अपने इंटेलेक्ट्स, ओ यार ये तो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, दीज आर द मोस्ट एक्सपर्ट पीपल, क्वेश्चन तो करें इनको। फिर आपको पता चलेगा कि ये एक्चुअली रट्टाबाज रियासती नैरेटिव बेचने वाले 2+2 4, ये सब उन्होंने किया। इसमें सिर्फ एक नंबर 1 को जिम्मेदार करार दे देना, जब पैसे लेने की दफ़ा आप लोग वहाँ पहुँच जाते हो सारे, ठीक है, उनका नैरेटिव बेचने के लिए आप बिल्कुल तैयार बैठे होते हो। और जिस इंटेलेक्चुअल को रियासत प्रमोट कर रही है एज एन इंटेलेक्चुअल, आप खुद ही सोच लें क्या कल को रियासत अच्छी हो जाए, हमें प्रमोट करने लग जाए, ऐसा होगा नहीं, लेकिन फिर भी हो ही ना जाए। वाह यार, रियासत ने 10 साल ज़ैद हामिद को प्रमोट किया, हमें प्रमोट आजकल एक और लॉन्च किया हुआ है। अच्छा, कौन है? बात छोड़े, मैं नाम नहीं लेना चाहता। अच्छा। मैं नाम नहीं लेना चाहता। नहीं, तो काम के लिए नहीं आया हूँ, बताओ मियां साहब, दादा अब्बू रोटी कितने की है? वो इसी तरह की बातें पूछते रहते वाह यार, मैं जब टॉफियां लेके देता था तो 1 रुपए में कितनी टॉफियां आती थी। अच्छा, दादा अब्बू खुद भी नहीं पता था। $1 महंगा कितना हो गया? 250 से ऊपर है ना? 250 से बहुत यार, आप स्पीच करने आ रहे हो, आपको डॉलर रेट नहीं पता। आपको मैं एक और मजे की बात बताऊं, हम बैठ के नवाज शरीफ की स्पीच सुन रहे, तो नवाज शरीफ ने ना बिल उठाया, ये एक और गरीब शहरी है, उसका बिल है मेरे दौर का, हकीमुल्ला खान कुछ इस तरह, हकीमुल्ला या जो भी, उसका बिल दिखा रहे मार्च का, और जो अब का बिल दिखा रहे हैं वो दिखा रहे अगस्त का। ठीक है, मार्च में ना मियाँ साहब इतनी गर्मी नहीं होती, अगस्त इज द वर्स्ट। तो यार आप इतनी बेसिक गलती कर रहे हो, मार्च के मुकाबले में मार्च का बिल ले आओ ना। वाह यार, पंजाबी मुहाजिर इन पंजाब कॉल्ड पंजाबी, बट मुहाजिर इन कराची गो बाय मुहाजिर। ये तो एक पॉलिटिकल रियलिटी नहीं, एक एथनिक रियलिटी भी है कि एक ही सूबे के अंदर माइग्रेशन हो रही है विद इन अ सेम कल्चर एंड लैंग्वेज, और एक माइग्रेशन डिफरेंट प्रोविंस से हो रही है। मुहाजिर आइडेंटिटी इन कराची वाज क्रिएटेड एज अ पॉलिटिकल आइडेंटिटी एट 10 डिफरेंट प्रोविंसेस से लोग आए थे ना। तो अगर कोई गुजराती है तो एथनिसिटी तो उसकी गुजराती है, ज़बान उसकी गुज्जू है, लेकिन वो उर्दू के उसमें आ जाता है, उर्दू स्पीकिंग उसमें आ जाते हैं, जबकि वो उर्दू स्पीकिंग नहीं है और हिस्टोरिकली उर्दू स्पीकिंग नहीं है। बाहर वाले के समझने के लिए हम हमेशा कहते हैं यार अंग्रेज को समझने में मुश्किल होगी, तो चलो ऐसे कर देते हैं। हाँ,
बस ये हमने इस तरीके की तकसीम सो वो आई डू थिंक महाजर वॉज अ पोलिटिकल आइडेंटिटी कि यार हम जो लोग आए हैं हमें राइट्स नहीं मिल रहे, तो हम इस महाजर नाम कलेक्टिव आइडेंटिटी बना के पॉलिटिकल राइट्स अपने मांगे। एथनिक नहीं है, एथनिक फर्क है, एथनिक उन्होंने अपनी एथनिक आइडेंटिटी उन्होंने लेकिन नहीं किया हुआ, लेकिन वैसे एक बेसिक एथनिक फर्क भी है। लेकिन जो कराची में रहता है उसको पता है यार ये दिल्ली वाले हैं, दिल्ली वाले एक उनकी अपनी एथनिक आइडेंटिटी है, वो डिफरेंट फ्रॉम यूपी के लाइक अदर प्लेसेस। सिंधी या पठान आएगा तो उसको इतना फर्क महसूस नहीं होगा कि दिल्ली वाले में और हैदराबाद वाले में क्या फर्क है। वो कराची में रह के हो जाएगा। और ये भी है कि जो अगली जनरेशंस हैं दे हैव सॉर्ट ऑफ अबैंडन्ड दीज लिटिल डिफरेंसेस। गुजराती इतने लोग नहीं बोलते अब, आई डाउट कि लोग अपने घरों में भी अगली जनरेशन को, मैं जब स्कूल में था मेरे कुछ दोस्त थे गुजराती बोलते थे, बट उज़ैर यूनुस से पॉडकास्ट पे अक्सर आते हैं, ही इज़ गुजराती, आई डाउट दैट ही नोज गुजराती, आई एम नॉट श्योर। सो व्हाई पंजाबीज हेजिटेट to own their Punjabi identity and think it will be पेंडू? स्ट्रेट नैरेटिव है ना सर। बहुत सारे सवाल हैं, अगले गेस्ट का वक्त होता जा रहा है। मुझे सिर्फ किताबें बता दें जो आपको काफ़ी लोगों ने, मैं पढ़ ही नहीं रहा, पढ़ते ही नहीं है सर आप। और आपके क्या सवाल थे उन पे एंड करते हैं। आप भी कोई सवाल लाए थे आज हमारे? यार मैं बड़े सवाल में सारे भूल गया, मैंने इतनी बातें फिर एक दफ़ा कर दी हैं। चलो अगली पॉडकास्ट में करेंगे। कोई पंजाबी पोएट्स आपको पसंद हैं? लोगों ने ये भी पूछा है। हाँ मतलब मुझे इतना नहीं पता, लेकिन एक तो मेरा अपना दोस्त है वो आजकल पंजाबी की पोइट्री कर रहा है, बज़ल्ला उसकी किताब ले आए जल्द मार्केट में, काफ़ी इंटरेस्टिंग उसकी वो है। और उसने ना शुरू किया था एंड हाउ ब्यूटीफुल इट इज़ कि उसका बेटा हुआ और उसके बेटे के दांत जब पहली दफ़ा निकलने शुरू हुए तो वो सारा दिन रोता था। तो उसने मुझे कहा कि मैं अपने बेटे को जब उठा के ऐसे मतलब चुप करा रहा होता हूँ तो मैंने उसके लिए पहली पंजाबी की लोरी बनाई, ठीक है। और उसको ना ऐसे उठा के कहता था, अली अफान कड्डे दंद शेरा वांगू वड्डे दंद दंदा दा पत्ता सा अली करे, वो लाइक इट्स ब्यूटीफुल ना। तो वहाँ से उसने शुरू किया और फिर उसने 3-4 और लोरियाँ बनाई, फिर उसके बच्चे ज़्यादा हो गए, फिर और लोरियाँ ज़्यादा हो गई, फिर बाकी बच्चों ने भी कहना शुरू कर दिया। तो फिर हमने उसे पुश किया, तो वो पोइट्री कर रहा है, वो जब लॉन्च करेगा तो मैं ज़रूर कुछ सुनाऊँगा। बाकी शिव कुमार बटालवी जी हैं, अमृता प्रीतम, मैंने इतना पढ़ा नहीं है, मैं क्लेम नहीं करना चाहता कि मैंने बहुत पंजाबी पोइट्री पढ़ी है, बट जो थोड़ी बहुत सामने। अमृता प्रीतम की स्टोरी पाकिस्तान में हमें बहुत ज़्यादा पढ़ानी चाहिए, जिस तरह की उनकी शायरी है और जो उनका एक इश्क रहा है। जी देखें, एक और मज़े की बात मैं आपको बताऊँ, पता नहीं शायद मैंने आपको बताई है कि नहीं बताई। एक दफ़ा ना एक बच्चा मुझे मिला, वो ना बलूचिस्तान के हालात ख़राब थे, तो उसने बलूचिस्तान के ऊपर एक गाना बनाया था जो कि अपेरेंटली उसको इस चीज़ पे बहुत दाद भी मिली थी और कहा था हम तुम्हें फुल सपोर्ट करेंगे जहाँ जहाँ ये गाना गाना। वो गाना था जीवे जीवे बलूचिस्तान जीवे, इस तरीके का, ठीक है, जीवे जीवे बलूचिस्तान उसने गाना बनाया। तो वो जब गाना उसने बनाया तो मुझे उसने ना बिठा के सुना रहा था एक दिन कि सर ये चेक करें। मैंने गाना सुना तो वो गाना अच्छा, वो ठीक है, अच्छा हमारा स्ट्रेट नैरेटिव का गाना। गाना चलते चलते अचानक एंड पे कहता है, अजो आखां वारिस शानू के तू कबरां विच्चों बोल। मैंने कहा यार ये तुमने ये कलाम क्यों डाला एंड पे ना? कहता है सर ये वो वारिस शाना थोड़ा सूफी टच देने के लिए। ये अमृता प्रीतम का शेर। मैंने कहा ये वारिस शाह का नहीं है बेटा, पहली तो ये बात है कि ये वारिस शाह का नहीं है, बोलेगा जाखा वारिस शानू, ये अमृता प्रीतम का है। जदों एक मरीसी अज आखां वारिस शानू के तू कबरां विच्चों बोल, अज किताब इश्क दा कोई अगला वर्का फोल, ठीक है। ये सारा पार्टीशन के ऊपर है और इसमें वो बेसिकली ये कह रहे हैं कि हमने आपस में एक दूसरे को मजहब के नाम पे, इसके नाम पे मार दिया। Saying when one girl from Punjab died, you wrote an entire folk tale Waris Shah. Now the entire Chenab is full of blood. Where are you Waris Shah? ठीक है, मैंने कहा ये पार्टीशन के अगेंस्ट नैरेटिव था बेटा, तुम इसको मिल्ली तराने में डाल के और इंस्टीट्यूशनली बैक्ड। ये वही है ना जिस तरह कोक स्टूडियो आता है, हम देखेंगे, आप क्या देखेंगे? आप कोला ब्रांड है, आपने क्या देखना है? ना बनाने वाले को पता है, ना सुनने वाले को पता है, ना सपोर्ट करने वाले को पता है। ये इंटेलेक्ट का हाल है, ये हमारे दफ्तरों में बैठे हुए और ये हमारी आर्टिस्ट फिटिनिटी, ठीक है। ना बनाने वाले को, ना सपोर्ट करने वाले को, ना सुनने वाले को। उन्होंने वारिस शाह का नाम सुना, उन्होंने कहा कोई सूफी है, झूम लेते हैं। तो कोई चलिए किसी शेर पे एंड कर देते हैं। कोई शेर सुनाना चाहेंगे, आपको पसंद है? शेर यार वो एक शेर है, मैंने ड्रामे में पढ़ दिया हुआ, मैं कह रहा हूँ ड्रामे में आ जाएगा तो। अच्छा अभी आया नहीं है, वो रिलीज नहीं हुआ?
हाँ, कोई और पुराना याद है आपको? वो भी उसी ड्रामे में पड़ा है, चलो मैं सुना देता हूँ। वफा की मूरत हो, खूबसूरत हो, वफा की मूरत हो, खूबसूरत हो, प्यार के लिए यही काफ़ी है, मैं मर्द हूँ तुम औरत हो। थैंक यू अदिल भाई, आप कैंसिल हो चुके हैं इस शेर के बाद। ये मैंने लिखा है खुद लिखा है ये ड्रामे में भी है, आएगा वेरी सून। ऐसे मुझे एक डीएम भी आया है, अदिल भाई शादीशुदा है। खैर उन्होंने अदिल भाई नहीं बोला था, मैंने बोला हाँ, फिर उनका रिप्लाई आया है फिटे मुँह। नहीं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं होती फिटे मुंह कहें आप कहें, स्टे ब्लेस्ड। नहीं, वो कह रही थी फिट है मुँह। अच्छा, जॉ लाइन, जॉ लाइन ओह, बहुत अच्छी है। ओह। इससे पहले कि इस तरह के और घटिया जोक्स हों, ये था रेडियो पाकिस्तान। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। टेक केयर, बाय।